आज के लेक्चर से हम लोग गिट और गिटहब को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गिट का क्या रोल है और गिट हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो काम होते हैं वो किस तरीके से इजी करके दे रहा होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमने ये जानना जरूरी है कि गिट हमारे पास क्या है और गिट को हम यूज क्यों कर रहे होते हैं। तो अगर आप सिंगल लाइन डेफिनेशन की बात करो तो यहाँ पे एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म VCSB होती है। तो ये एक टर्म होती है जिसको हमें यूज करना होता है, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेबल करना होता है। तो इस पर्पस को अचीव करने के लिए हम गिट यूज कर रहे होते हैं, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को एनेबल करने के लिए हम गिट यूज कर रहे होते हैं। आगे लिखा भी ना, VCS फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन कंप्यूटर फाइल्स। अच्छा, यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंप्यूटर फाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, कोई C# के प्रोग्राम की या कोई .NET के प्रोग्राम की, PHP के प्रोग्राम की, एंड्रॉइड ऐप की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं कंप्यूटर फाइल्स की, कि अगर आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर जो फाइल्स होती हैं, कोई भी फाइल हो सकती है, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है, उन फाइल्स के अंदर आप उनकी ट्रैकिंग, उनकी जो चेंजेस होती है उसको ट्रैक करना अगर आप चाहते हो। चेंजेस का मतलब ये है कि कोई फाइल जब क्रिएट करना शुरू करते हो, इवन कि वो अगर डॉक फाइल भी है, यानी कि जो वर्ड की फाइल होती है वो भी फाइल है आपके पास, इवन एक्सेल फाइल भी है, तो उसमें भी क्या होता है, आप चेंजेस कर रहे होते हो। आज आपके पास शीट कुछ और थी, कल को शीट अपडेट हो गई, डेटा कुछ और हो गया। तो यानी कि जिस भी फाइल में आप उसकी चेंजेस को ट्रैक करना चाहते हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, VCS का सहारा लेना पड़ता है या फिर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को यूज करना पड़ता है। तो ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम ही हमें गिट प्रोवाइड करके दे रहा होता है। गिट एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, VCS को अपने किसी भी कंप्यूटर फाइल के अंदर, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनने वाला है, जरूरी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज का हो, C# का हो, PHP का हो, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर हो वो कोई ग्राफिक फाइल भी हो सकती है, जैसे कोई इमेज है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, एक लोगो फॉर सपोज आप बना रहे हो, तो लोगो में भी क्या होता है कि उसके बहुत सारी अपग्रेडेशन होती हैं। 8 लोगों का कलर कुछ और था, कल कुछ और हो गया, परसों टाइपोग्राफी में चेंज हुई, यानी कि जहां पे फाइल्स पे चेंजेस आ रही होती हैं, उन चेंजेस को ट्रैक करना VCS कहलाता है, और VCS को यूज करने के लिए हम गिट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इससे कुछ पॉइंट लिखे हुए नीचे, आप देख सकते हो कि गिट का फायदा क्या क्या है। एक तो ये कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल करके हमें दे रहा होता है ये गिट। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास डिफरेंट डेवलपर्स हैं और वो सिंगल प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रोवाइड करके हमें गिट दे रहा होता है, यानी कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा लोग एक ही वक्त में काम कर सकते हैं। ये गिट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा होता है। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, मल्टीपल डेवलपर्स हैं या मल्टीपल यूजर हैं जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो किस पर्सन ने कब क्या चेंजेस करी, इसका रिकॉर्ड भी गिट मेंटेन करके रखा रहा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक प्रोजेक्ट पे जब मल्टीपल लोग काम करेंगे तो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो उन सबके काम को अलग अलग मेंटेन करना, और मतलब किस टाइम वो काम किया गया है उसका रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना, ये सब भी गिट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा होता है। इसकी भी सेकंड क्लास हमारे पास लिखा हुआ है रिवर्ट बैक एट अ टाइम, यानी कि किसी भी टाइम पे आप जो आपने चेंजेस करी हैं उस चेंजेस को अंडू कर सकते हो। अंडू समझते हो, नहीं कि एक स्टेप पीछे आना, वो आप कर सकते हो। इससे बड़ा फायदा है हमारे पास कि हमने एक सॉफ्टवेयर, हमारे पास एक बनता हुआ आ रहा था, उसमें हमने कोई फीचर ऐड किया, फॉर सपोज मैंने लॉगिन फीचर ऐड किया। अब लॉगिन फीचर ऐड होने के साथ ही मेरे पास जो बाकी के जो फीचर थे वो डिसेबल होगा या उनमें कोई एरर आ गया, यानी किसी एक चीज को लिखने से आपको बड़े अच्छे तरीके से इसका अंदाजा होगा। जब आप कोडिंग कर रहे होते हो तो आपको एक लाइन लिखते हो, उससे क्या होता है कि उस टाइम पे बाकी लाइन पे हमारे पास पड़ता है, वो बाकी का कोड में हमारा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो उसको वापस लाने के लिए हम मैनुअली काम को रीड करके डिलीट करते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। गिट क्या करता है, हमें फैसिलिटी दे रहा होता है कि जहां से एरर आए उसी पॉइंट से आप चीजों को वापस अंडू कर सकते हो, बैकवर्ड लेके जा सकते हो, ताकि कोड आपका जो सही हालत में रखा हुआ था वो हालत उसकी वापस आ जाए। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है लोकल एंड रिमोट रिपोजिटरीज, या रिपोज की शॉर्ट फॉर्म है रिपोजिटरी की। तो यहाँ पे आप लोकली और रिमोट का मतलब है ऑनलाइन, दोनों तरीके से काम कर सकते हो। आप ऑनलाइन कैसे काम होगा उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, गिटहब के थ्रू होगा। और अभी जो हम लोकल काम करेंगे वो गिट जो सॉफ्टवेयर इसके थ्रू होगा हमारे पास, यानी कि हम अपने ये सारे काम जो फीचर मैंने आपको बताया, सारे फीचर आप लोकल भी कर सकते हो। लोकल का मतलब है ऑफलाइन आपके पीसी में, या फिर आप रिमोट रिपोजिटरी का मतलब होता है कि ऑनलाइन भी काम कर सकते हो। ऑनलाइन का मतलब ये कि आप डिफरेंट डेवलपर्स हैं, वो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। नेटवर्क का मतलब ये कि उनका लोकेशन अलग अलग है, आप कराची में हो, ठीक है, आपका जो सेकंड पार्टनर डेवलपर है वो इस्लामाबाद में काम कर रहा है, सेम प्रोजेक्ट में काम करो, तो कम्युनिकेशन कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट को, दोनों को, जो भी प्रोजेक्ट के मेंबर हैं, जो कि डेवलपर हैं, उन दोनों को अपने प्रोजेक्ट को रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी पे हमें गिट हमें प्रोवाइड करके दे रहा होता है। अच्छा, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। गिट हमें हमसे कहता है क्या है, गिट काम कैसे करेगा, तो कैसे करेगा, कौन से रूल्स फॉलो करता है,
और क्या इसके मतलब मैकेनिज्म चल रहा होता है गिट के पीछे। तो सबसे पहला काम तो ये होता है इसका कि अब आपको जो कोड की हिस्ट्री होती है ना उसको ट्रैक करना, कि इवन कि आप सिंगल डॉट भी लगाएंगे ना या सिंगल डॉट रिमूव भी करेंगे तो उसको भी गिट क्या करेगा, ट्रैक करेगा, मैनेज करेगा कि किस टाइम आपने डॉट लगाया, किस टाइम आपने डॉट को रिमूव किया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डॉट डॉट होता नहीं, हम बाकायदा कोडिंग कर होते हैं पूरी पूरी, हमने एक नया पैनल ऐड कर दिया, नया कंट्रोलर ऐड कर दिया या कोई नया फीचर ऐड कर दिया, उस सब का रिकॉर्ड जो है ना गिट मेंटेन करके रखेगा। और आपके हर रिकॉर्ड की एज अ स्नैपशॉट कॉपी बना के अपने पास रखेगा। स्नैपशॉट का मतलब यहाँ पे समझ लो कॉपी है। आपके हर प्रोजेक्ट की जो आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसकी हर चेंजेस की बेसिकली कॉपी बना के अपने पास रखेगा। यही तो रीजन है कि जब आप चाहते हो किसी स्टेज से वापस बैक पे आना तो उसके पास क्या होती है, आपके हर हर वर्जन की हर कोड की कॉपी बनी होती है। जिस वर्जन पे आप जाना चाहते हो उस वर्जन की कॉपी आपको दिखा देता है वो, तो आपको ऐसा लगता है कि पुराना वर्जन वापस आ गया। बेसिकली अपने पास ये आपके तमाम प्रोजेक्ट्स की चेंजेस की कॉपीज बना के रख रहा होता है। ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो, आपने किया भी होगा जब बैकअप अगर बनाते हो अपने प्रोजेक्ट से, क्या करते हो आप, कुछ काम किया आपने, कॉपी करके एक सेपरेट डी ड्राइव में रख दिया आपने, उसका नाम रख दिया कि बैकअप 1। फिर आपने कुछ मजीद काम किया, फिर कॉपी बनाई, फिर रख दिया आपने। तो ये काम आप कर तो सकते हो मैनुअली भी, लेकिन कब तक करोगे ये काम, ये आपको एक तो करना खुद है। और दूसरी चीज ये कि अगर फोर सपोज आपकी एक कॉपी जो है वो बन रही है, आपके पास 10 MB की कॉपी बन रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो कॉपीज 100 MB या उससे ऊपर की बन सकती है। एग्जाम्पल जस्ट कि हम बिल्कुल लीज सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं, 10 MB की भी कॉपी बन रही है और ऐसे आपके पास अगर 100 कॉपीज भी हैं तो आप डिवाइड कर लेंगे, 1 GB का स्पेस चला गया आपके पास। और ये स्पेस हमारे को पता है हमें पे करना पड़ता है, तो ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्पेस हमारे पास होता है, चाहे वो हमारे पास ऑनलाइन स्पेस हो या फिर हम ऑफलाइन काम करें, स्पेस तो हमारे पास लिमिटेड ही होता है। तो जितनी ज्यादा कॉपीज बनेगी उतनी ज्यादा जो है ना आपके पास स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा होगा। और सेकंड चीज ये, उन कॉपीज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, कि अगर आप चाहते हो कि यार मैंने जो आज से 10 दिन पहले जो काम किया था वो काम सही था, मुझे वही काम वापस लेके आना है, तो आप कॉपीज जो बनाएंगे आपको कैसे पता चलेगा इतनी 100 कॉपीज में से या हजारों कॉपीज में से कौन सी कॉपी में काम क्या लिखा हुआ था, आप कितने कमेंट लिख दोगे अपने पास से, वो चीज मुश्किल है। दूसरा स्पेस का इशू है। तीसरा जो मेन इशू है वो ये कि जो सॉफ्टवेयर के वर्जन बनते हैं ना उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक व्हाट्सएप शुरू से ऐसे थे नहीं। आज आपके सामने जो व्हाट्सएप की शक्ल है या फेसबुक की जो शक्ल है या कोई भी आप ऐप उठा लो, इवन विंडो को देख लो, तो ये शुरू से ऐसा नहीं था। डे बाय डे चेंजेस के साथ क्या हो रहा है कि अपने आपको इवॉल्व करते हुए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर व्हाट्सएप की एग्जाम्पल है, शुरू में सिर्फ क्या था, मैसेजेस कर सकते हो आप, फिर उसमें क्या हो गया कि आप मैसेजेस के साथ वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हो, फिर उसके बाद आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, फिर उसके बाद वीडियो कॉल का भी फीचर आ गया। और आए दिन आप देखते हो सुनते हो व्हाट्सएप के अंदर फीचर है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये फीचर इंक्रीज का मतलब ये कि कोड उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पुराना कोड था यानी कि व्हाट्सएप का वो वाला वर्जन जिसमें सिर्फ वीडियो कॉल नहीं थी, ऑडियो कॉल थी, वो वाला वर्जन कहाँ गया, वो वर्जन भी उन्होंने कहीं ना कहीं रखा हुआ है। क्योंकि अगर इनको लगेगा किसी भी स्टेज के ऊपर कि यहाँ पे कोई बग आ रहा है तो उस वर्जन के ऊपर ये वापस भी जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा हर सॉफ्टवेयर के आगे, हर ऐप के आगे उसका वर्जन लिखा होता है, 2.3.9 एक लंबा थोड़ा नंबर लिखा होता है। वो नंबर जो होता है वर्जन कहलाता है सॉफ्टवेयर का, यानी कि वो सॉफ्टवेयर के ना इतनी जगह इतनी दफा मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो बाकी की जो कॉपीज है वो कहाँ गई, कॉपीज कहीं ना कहीं तो होंगी ना वो कॉपीज। तो वो सारा काम अगर मैनुअली मेंटेन करेंगे आप तो वो आपके लिए मुश्किल होगा समझना भी। और उसकी बातें, हम इंसान ऐसा नहीं कर सकता काम इतना एफिशिएंसी तौर पे, इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें गिट की तो गिट यही सारे काम आपको करके देगा, आपके हर हर वर्जन की कॉपीज बना के अपने पास मेंटेन रखेगा, और जब आपको जिस टाइम पे जो कॉपी चाहिए वो आपको उसी टाइम पे लाके दे देगा। सेकंड थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जब ये कॉपी बनाएगा, बेसिकली कॉपी की तो हमने बात कर ली, इसकी स्नैपशॉट का मीनिंग क्या है हमने बात कर ली इसकी। जब स्नैपशॉट हम बनाएंगे, यानी कि ये स्नैपशॉट यानी कॉपी बनाना हमारे ऊपर डिसाइड है कि हम किस स्टेज पे आके बोलते हैं कि ये कॉपी बना दो इसकी। यानी कि आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम करोगे या किसी अपने सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो उसमें होता है ना यार, मेरे को फॉर सपोज साइट मिली है, एस्थेटिक एस्टिमेट की साइट बनानी है इंश्योरेंस के ऊपर, तो मैंने क्या किया, उसका होम पेज बनाया, तो मुझे लगा ये होम पेज डन हो गया, तो फिर मैं अब बढ़ूंगा अबाउट की तरफ। तो मतलब मेरा होम पेज कंप्लीट हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉपी बनाऊंगा। यानी कि कब मैंने कॉपी बनानी है, कब मैंने स्नैप करना, ये मेरे हाथ में। जो जो फीचर मैं अपनी एप्लीकेशन में ऐड करते जाऊंगा उसकी मैं कॉपीज बना के रखता रहूंगा, ताकि गिट को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये सारी कॉपीज है, ये यहाँ यहाँ तक मैंने काम कर लिया है। यानी कि एक काम करते जाओ बताते जाओ उसको, ये हो गया है भाई, लॉगिन सिस्टम बन गया, साइन अप सिस्टम बन गया, लॉग आउट सिस्टम बन गया, प्रोफाइल सिस्टम बन गया। यानी कि जो आपके मैकेनिज्म में जो आपके रिक्वायरमेंट है वो आप बनाते जाओ और गिट को बताते जाओ। तो इस बताने को क्या कहते हैं हम, कमिट करना। टेक अ स्नैपशॉट बाय मेकिंग अ कमिट। जब तक कमिट नहीं करेंगे तो स्नैपशॉट नहीं होगा, यानी कॉपी नहीं बनेगी। कॉपी का मतलब ये गिट को आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई आपने एक काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, आपका एक मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये स्नैपशॉट आप किसी भी टाइम पे विजिट कर सकते हो, ये बात कि किसी भी कॉपी को जहां से चाहो वहां से उठा के देख सकते हो कि भाई उस कॉपी में क्या था, उस वर्जन में क्या था। और एट लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि आप जो कॉपी बनाएंगे तो कॉपी बनाने से पहले कमिट करना लाजमी है। बता चुका हूं आप लोगों को कि जब भी कॉपी बनेगी उससे पहले कमिट, कमिट होता है बेसिकली बताना गेट को कि कॉपी बन रही है, किस हवाले से बन रही है, इसमें हुआ हुआ क्या है। तो ये है हमारे पास गेट का कॉन्सेप्ट, गेट किस तरीके से हमारे पास काम करके दे रहा होता है।
अच्छा, उसके बाद गिट जब हम डाउनलोड करेंगे जो एक सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारे को एक कमांड लाइन टूल मिलेगा। जैसे लाइक इसके दो वर्जन है बेसिकली, आपको सीएमडी के थ्रू भी आप काम कर सकते हो, कमांड लाइन के थ्रू, और जीयूआई जो वर्जन है इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके थ्रू भी काम कर सकते हो। लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए आईटी प्रोफेशनल, हमें जो है ना कमांड के ऊपर ज्यादा गिरिप होनी चाहिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि हमें हमारा काम बहुत फास्ट हो जाता है, ये जो है ना इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपके पास एक काम करना है, सपोज फोल्डर बनाना है आपने, तो फोल्डर आप राइट क्लिक करके बना सकते हो और आप फोल्डर को कमांड के थ्रू बना सकते हो। लेकिन जो कमांड के थ्रू बनाओगे वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमें लगता है तो बिल्कुल इक्वली कि दोनों साथ साथ बन गए फोल्डर्स, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो कमांड के थ्रू काम करते हो आप वो ज्यादा फास्ट होता है। और सेकंड चीज ये, कमांड के थ्रू आपको जो है ना एक्सेस किसी चीज का ज्यादा मिल जाता है। तो इसलिए हम गिट के जो हम अभी गिट को डाउनलोड करेंगे तो इसके हमें दो अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे, कमांड लाइन वर्जन में मिलेगा और जीयूआई वर्जन में मिलेगा। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो कमांड्स के ऊपर होगा, हम कमांड के थ्रू सारा काम करेंगे। तो कमांड्स का मतलब ये है कि हमें कुछ कमांड्स को याद करना होगा, यानी कि याद करने का मकसद ये कमांड्स के साथ काम करना है। तो कमांड को हमें कमांड के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। तो ये कुछ कमांड्स है जैसे कि आपके सामने लिखी हुई है, मेंशन हुई है, ये चने कमांड्स हैं। इसके अलावा और भी कमांड्स होती हैं जो कि हम आने वाले क्लासेस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ये चने के जैसे कि अगर आपको सबसे पहले गिट की लोकल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब होता है फोल्डर, फाइल, फोल्डर कह सकते हो, जिसमें फाइल से डिफरेंट कंटेन कर रही होती है। तो अगर आपको लोकल रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी है तो आप गिट इनिट कर सकते हो, और उस रिपोजिटरी में कोई फाइल को ऐड करना है तो आप गिट ऐड करा सकते हो। इसके अलावा अपना स्टेटस चेक करना है, वर्किंग ट्री, इसके ऊपर क्या होता है, वर्किंग ट्री क्या होता है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। इसको चेक करने के लिए आप गिट स्टेटस रन कर सकते हो। किसी भी फाइल के अंदर चेंजेस करने के बाद उसको डन करना है, डन करने की कमांड बता चुका हूँ, गिट कमिट कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको अपनी लोकल रिपोजिटरी को ऑनलाइन पब्लिश करना है तो उसके लिए कमांड है गिट पुश की, और पब्लिश हुई भी रिपोजिटरी को डाउनलोड करना है तो उसकी कमांड है गिट पुल की। इसके अलावा अगर आपने किसी और के प्रोजेक्ट को, किसी और के गिटहब का प्रोजेक्ट है उसको अपने साथ अपने पास कॉपी करना है, अपने प्रोजेक्ट में मर्ज करवाना है, उसकी कमांड गिट क्लोन है। तो ये कुछ चंद कमांड्स है, बेसिक कमांड्स है। इसके अलावा और भी है जो कि हम डे बाय डे देख रहे होंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब ये कि गिट का जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, या जो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये हमारे को तमाम मेजर ओएस के अंदर मिल जाता है। जैसे कि अगर आप लिनक्स की बात करेंगे, डेबियन बेस्ड जो लिनक्स होता है, जिसमें हमारे पास उबंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, उसके अंदर जो है ना अगर आप गिट को सॉल्व करना है तो कमांड लिखिए आपके सामने, आप sudo apt get करके आप जो है ना गिट को सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ अगर लिनक्स का कोई दूसरा वर्जन है, जैसे फेडोरा बेस्ड जो वर्जन होते हैं जिसमें रेड हेड वगैरह आ रहा होता है, इसके अंदर अगर आपको सॉल्व करना है तो ये कमांड लिखिए। मैक अगर आपके पास है तो उसके अंदर सॉल्यूशन के लिए जो लिंक दिया हुआ है वो आपके सामने है। और विंडोज अगर आप यूज करते हैं तो उसके पास जो लिंक है वो है आपके सामने मौजूद है। ठीक है, आप इसी लिंक पे जाएंगे क्योंकि मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, तो आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आपने किसी ब्राउजर की तरफ जाए और यहाँ पे सिंपल आप लिखोगे गिट को, और कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ गिट लिखना है। आप सिंपल एक वर्ड लिखेंगे गिट, तो आपके सामने ये जो पहली वेबसाइट है git-scm.com, इस पर आप जाएं और यहाँ से गिट फॉर विंडोज का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड भी है, इंस्टॉल भी है। अच्छा, सॉल्यूशन करना बड़ी सिंपल है इसकी। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। काफी टाइम में आपको ये पूछेगा डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स का, लेकिन जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं आप उसी को रहने दिएगा। किसी भी चीज को आपको चेंज करने की, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के ऊपर बाय डिफॉल्ट चेक हुआ है उसको चेक रहने दें, जिस पे अनचेक है उसको अनचेक रहने दें, और नेक्स्ट 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 कंटिन्यू करते रहें। आपके सामने सॉल्यूशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, सॉल्यूशन के बाद आप सिंपल जो है सर्च करेंगे गिट, तो आपके सामने दो तीन चीजें आएंगी। गिट जीयूआई भी हमें मिल रहा है और गिट बैश भी हमें मिल रहा होता है। ठीक है, और एक मिल रहा है गिट सीएमडी। फिलहाल हम ओपन करेंगे गिट बैश को। गिट बैश एक कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन टूल है। इसको आप क्लिक करें तो ये आपके सामने एक टर्मिनल की तरह ओपन हो जाएगा। टर्मिनल अगर आपको नहीं पता तो सीएमडी जो होता है विंडो के अंदर कमांड फॉर्म जो होता है उसको आप समझ सकते हो। तो ये हमारे को क्या करेगा, एक नया टर्मिनल ओपन कर देगा। और थोड़ा स्क्रीन साइज को मैं इंक्रीज करने के लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस। ठीक है, या आप माउस के स्क्रॉल से भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है, एक सीएमडी टूल है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ हम काम नहीं कर रहे क्योंकि इसने हमें वही प्रोवाइड करके दिया है। जो गिट जीयूआई है ना वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, लेकिन उसके साथ हमने काम नहीं करना। हमने सारा काम करना है इस सीएमडी स्क्रीन के साथ। और जो कमांड हमने देखी थी अभी स्लाइड्स के अंदर वो भी, उसके अलावा कुछ और भी कमांड्स हैं उसको भी हमें यूज करते हुए गिट को यूज करना सीखना है, गिट के साथ फेमिलियरिटीज हासिल करनी है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपने एक फोल्डर को या एक डायरेक्टरी को, एक रिपोजिटरी को लोकली बना लेना है, जिसको अगर आप सारा काम करेंगे। तो चलते हैं जरा डेस्कटॉप की तरफ, और यहाँ पे एक मैं लोकल फोल्डर क्रिएट कर लेता
और इस फोल्डर में आने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी आप जब आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो आपके सामने गिट बैश का ऑप्शन आपको हर जगह मिल जाएगा। राइट क्लिक जहाँ पे करेंगे आपको गिट बैश का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप गिट के टर्मिनल को ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट टाइम जो मैंने ओपन किया था उसमें और इसमें फर्क क्या है? इसके लास्ट टाइम मैंने विंडो के थ्रू सर्च करवाया था और फिर ओपन करवाया था। अभी जो है मैंने एक फोल्डर बनाया, मैं फोल्डर के अंदर गया तो वहां पे राइट क्लिक करके ओपन करवाया। इससे फर्क क्या है? फर्क यहाँ पे देखो, ये एक एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे डेस्कटॉप, पहले सबसे पहले है इटल सिंबल, ये डिनोट करता है कि आपका रूट फोल्डर है। रूट का मतलब जहाँ पे आप लॉगिन किए हो ना वो आपका यूजर है, कंप्यूटर का यूजर है। उसके अंदर फिर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया गेट का, ये वो फोल्डर है। ठीक है, यानी कि अगर आप डायरेक्टली ओपन करेंगे गिट को सर्च करके तो वो डायरेक्ट रूट पे खुलेगा, वो आपके डिजायरेबल फोल्डर में नहीं होगा, रूट के ऊपर होगा। लेकिन आप चाहते हो जिस फोल्डर में काम करना, आपका प्रोजेक्ट फॉर सपोज अगर पीएचपी का तो आप जैम के अंदर जाएंगे, प्रोजेक्ट अगर डॉटनेट का तो डॉटनेट की जो फाइल्स यहाँ पे सेव होती है वहां पे जाएंगे, वहां पे राइट क्लिक करके गिट को ओपन करवा दिएगा। तो क्या करेगा आपके वो उस वर्किंग फोल्डर को गिट के ऊपर ओपन कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको जानना है कि गिट का जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया वो कौन सा वर्जन है, क्योंकि गिट भी एक सॉफ्टवेयर है ना, उसका भी तो एक वर्जन हो सकता है। तो अगर आपको जानना है कि गिट आपके पास कौन से वर्जन का इंस्टॉल हुआ है तो उसकी कमांड मैं आपको बता रहा हूँ। कमांड आप नोट करते रहिएगा, कमांड के ऊपर ही हमने सारा काम करना है। गिट डैश डैश और वर्जन, तो ये आपको बता देगा कि आपने गिट का इस टाइम पे कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इसको इस कमांड को गिट के जो कमांड्स हैं वो इस गिट बैश के ऊपर ही आप ओपन करें। आप इसको जो है ना सीएमडी वगैरह पे या विंडोज के टर्मिनल वहां पे भी रन करवा सकते हैं। लेकिन पता है क्या है, कुछ कमांड वहां पे हो सकता है ना चल रही हो, तो रिकमेंडेड यही होता है कि जो इसका टर्मिनल मिलता है ना आप उसके ऊपर ही सारे कमांड्स को फायर कराएं तो बेस्ट है। तो ये तो खैर हमने जान लिया कि वर्जन क्या क्लियर करने के लिए आपके पास कमांड ने क्लियर की, तो आप क्लियर करके जो भी आपके पास टर्मिनल के ऊपर लिखा हुआ था डेटा उसको आप क्लियर करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आप काम करते हैं। मैंने अभी जो फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है गिट जो फोल्डर है, इसमें कौन सी फाइल्स हैं, ये कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, इसको जानने के लिए एक कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, वो है एलएस। एलएस का मतलब होता है लिस्ट कमांड होती है, जो कि लिनक्स की कमांड है। ये हमें गिट बैश प्रोवाइड करके दे रहा है। अगर आप सेमडी ओपन करेंगे वहां पे कमांड फायर करेंगे, वहां पे कमांड एक्सेप्टेबल नहीं होती। यानी कि इस गिट बैश ने क्या किया, मुझे लिनक्स वाला भी फेवर दे दिया, लिनक्स वाले फीचर भी इसने मुझे दे रहा है। तो एलएस क्या करता है, इस गिट वाले फोल्डर में जिसमें आप मौजूद है उसके तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को आपको शो करा देगा अगर कोई मौजूद होगी तो। लेकिन अभी आपके सामने मैंने फोल्डर ब्लैंक क्रिएट किया तो कोई भी फाइल एंड फोल्डर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, फाइल को क्रिएट करना है इस एम्प्टी फोल्डर के अंदर। तो फाइल क्रिएट करने की कमांड आप नोट कर लें, टच, और उसके बाद आपकी जो भी फाइल होगी वो आप डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ जैसा एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अच्छा, फाइल का एक्सटेंशन देना लाजमी होता है, तो बताना पड़ता है आपको फाइल किस टाइप की है। अच्छा, आपके सामने कोई फैंसी सा लुक एंड फील तो नहीं आएगा कि फाइल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, इस तरीके से कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि कमांड रन हो चुकी है, क्योंकि अगर कोई एरर नहीं है इसका मतलब कमांड रन हो चुकी है। और अगेन चेक करने के लिए शॉर्ट की बताऊं, एरो की प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस कमांड होती है वो आपके पास आती रहेंगे वृंदावन। अगेन एलएस किया आपने तो आपके सामने शो करा रहा है, यानी कि फाइल आपके पास क्रिएट हो चुकी है। और आप अगर आप जानना चाहो, देखना चाहो तो उसको आप फोल्डर पे आके भी चेकआउट कर सकते हो। आपके सामने फाइल आ गई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की, जो कि ब्लैंक फाइल है, एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। फिर हमें इस सारा काम गिट से हम कमांड से इसलिए करें ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कमांड्स के साथ। अच्छा, मेरे को एक और फाइल और चाहिए। टच कमांड है जो कि फाइल क्रिएट करने के यूज में आती है, उसके बाद आपने फाइल का नाम देना होता है। अभी जो मैंने क्रिएट करी है वो करी है एक जावास्क्रिप्ट फाइल, app.js मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल है। अगेन आप एलएस करके चेकआउट कर सकते हैं कितनी फाइल आपके पास इस फोल्डर में आ चुकी है। अच्छा, दो फाइल्स आ चुकी है। तो फोर्थ ऑफ से मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया काम करने वाला। अब इसको मैं जो है ना गेट के साथ मैनेज कराऊंगा, इसके सारे वर्जन को मैनेज करूंगा। ठीक है, दो फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल है, एक एचटीएमएल फाइल है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने इस फोल्डर को, यानी गिट का जो फोल्डर है जो आपने ओपन तो कराया हुआ है, इस फोल्डर को अपने बैश के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, लेकिन गिट को इस फोल्डर में क्या हो रहा है गिट को अभी कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है गिट को कि आपने फाइल क्रिएट करी है, गिट को कुछ नहीं पता। आप क्या करें, गिट इनिट सबसे पहले कमांड आपकी मोस्ट रिसेंट कमांड हमारे पास होती है गिट इनिट की। जैसे आप काम शुरू करेंगे सबसे पहली कमांड आपकी होनी चाहिए गिट इनिट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपने फोल्डर का जो एड्रेस है फोल्डर को बता रहे हो गिट को कि भाई ये फोल्डर है, इसको जरा चेक करो इसमें क्या हो रहा है। यानी कि अपने फोल्डर को गिट के फोल्डर बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने किया गिट इनिट, तो क्या लिखा हुआ गया, इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी, और एड्रेस बता दिया इसने इस तरीके से कि हमने क्या कर दिया, आपके एम्प्टी फोल्डर को, आपके फोल्डर को बेसिकली एक गिट की रिपोजिटरी के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब गिट के जो सारे रूल्स हैं वो इस फोल्डर के ऊपर एप्लीकेबल, और इस फोल्डर के अंदर जो मौजूद फाइल्स हैं उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहे होंगे। अच्छा, सेकंड स्टेप ये कि आपने आगे फर्दर जो भी काम करना है वो काम हम बाद में करेंगे।
पहले बताएंगे गिट को कि आप हो कौन। गिट आपसे पूछेगा भी बेसिकली, आप कमेंट वगैरह करना चाहेंगे काम पे तो ये आपसे पूछेगा आप कौन हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आप गिट के ऊपर, अभी तो हम लोकल काम कर रहे हैं, आप ना ऑनलाइन काम भी करते हो। तो जब आप ऑनलाइन काम करेंगे तो ऑनलाइन का मतलब ये कि आपकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, आपका कोई यूजर नेम, कोई पासवर्ड होना चाहिए। तो वहां पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डिस्प्ले करने के लिए गिट आपसे यही पूछ लेगा कि आप जो काम कर रहे हो आप हो कौन। आप एक दफा अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड बता देंगे इसको, फिर क्या होगा, आपका सारा काम आपके नाम से वो करेगा। और जब आप उसको ऑनलाइन रिपोजिटरी पे अपलोड करेंगे तो आपके नाम से मेंशन हो क्या होगा, ये काम किसने किया हुआ था। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक गिट का अकाउंट होना चाहिए, गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि गिटहब के अकाउंट के ऊपर हम बाद में आएंगे, यानी कमिंग क्लास में, कमिंग लेक्चर में देख रहे होंगे इसको किस तरीके से गिटहब का अकाउंट बनाना है। और फिर उस अकाउंट की जो क्रेडेंशियल्स है यूजर नेम पासवर्ड के, वो यहाँ पे आगे कन्फिगर कैसे करना है, और फिर हमारा ऑनलाइन अकाउंट और ऑफलाइन अकाउंट दोनों कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ गिट का इंट्रोडक्शन देखा है और ये देखा है कि गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और एक गिट के अंदर जो रिपोजिटरी होती है हमारी लोकल रिपोजिटरी, वो कैसे क्रिएट कर रहे होता है। तो अभी तक यहीं से रखते हैं और कमिंग क्लास में आके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ऑनलाइन अकाउंट किस तरीके से बनाना है आपने, और उसको अपनी लोकल रिपोजिटरी के साथ किस तरीके से कनेक्ट कराना है। एंड टू सी यू नेक्स्ट टाइम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गिट के इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है, गिट क्या होता है, और एक लोकल रिपोजिटरी हम गिट के साथ किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे काम करने से पहले हमने ये करना होता है कि आप कौन हो, अपनी पहचान गिट को बतानी होती है, ताकि आपको जो काम होगा कल को जब ऑनलाइन आप पब्लिश करेंगे ऑनलाइन रिपोजिटरी के ऊपर, तो वहां पे आपके नाम से मेंशन होकर आ रहा हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, गिटहब के ऊपर या गिट लैब के ऊपर या बिटबकेट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मोस्ट जो फेवरेट है मेरा और जो कॉमनली यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है वो है गिटहब का प्लेटफॉर्म। आप गिटहब के ऊपर जाएं और यहाँ पे सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका जाहिर सी बात एक यूजर नेम होगा और एक आपका ईमेल होगा। तो वो आपने यहाँ से पिक कर लेना है कि आपका ईमेल क्या है और आपका यूजर नेम क्या है। तो जैसे कि मेरा यूजर नेम जो भी है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अगेन चलता हूँ मैं अपने टर्मिनल के ऊपर जहाँ से हमने लास्ट टाइम काम को छोड़ा था, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली थी अपनी, यानी कि इस फोल्डर को गेट की रिपोजिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना जो यूजर नेम हमने कॉपी कर लिया है ऑनलाइन अकाउंट से, वो यहाँ पे हमने क्या करना है, पेस्ट कर देना है, यानी कि कॉन्फ़िगर कर लेना। तो आपने गिट कॉन्फ़िग, उसके बाद अपने कॉन्फ़िग क्या करना है वो आपको बताना है। सॉरी, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल, ग्लोबली तौर पे अपने यूजर डॉट नेम, जो भी आपका यूजर नेम है उसको आप डबल कोड में आके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, मैंने सॉरी कॉपी नहीं किया तो मेरे को याद है यूजर नेम अपना, यहाँ से यूजर नेम कॉपी करके इस तरीके से आप कर देंगे इंटर। कोई एरर नहीं, इसका मतलब आपका यूजर नेम सेट हो चुका है। इसके बाद आपका ईमेल की बारी आती है, सेम आपने कमांड रन करनी है, सिर्फ यहाँ पे आपने यूजर नेम की जगह कर देना है यूजर ईमेल, और उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी। ये आपकी वो ईमेल होनी चाहिए और वो यूजर नेम होना चाहिए, या रैंडमली नहीं हो सकता, आप मेरा वाला नहीं डाल देना, मतलब मेरा अकाउंट आपका काम मेरे नाम से पब्लिश हो रहा होगा, हालांकि होगा नहीं क्योंकि उसके लिए आपसे पासवर्ड ही पूछेगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं कि आप किसी भी अकाउंट से भी आप किसी का भी कोड पब्लिश कर सकते हो, अभी पासवर्ड ही पूछेगा, वो बात नहीं पूछेगा। खैर, तो ये आपने क्या कर लिया, अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड जो है ना गिट के साथ इनिशियलाइज करा दिया। अब आप जो भी काम करेंगे ना तो गिट को पता है कि काम कौन कर रहा है, इसका यूजर नेम ये है, उसका पासवर्ड ये है। खैर, अच्छा एक चीज आपने और नोट करी होगी कि अभी हम जो नॉर्मल काम करते हुए आ रहे थे, यानी फाइल फोल्डर्स हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास एक फोल्डर का नाम तक आ रहा था। लेकिन जैसे हमने गिट के साथ इनिट कमांड रन करी, मतलब क्या किया, अपने फोल्डर को इनिशियलाइज किया, गिट की रिपोजिटरी में कन्वर्ट किया, तो साथ ही एक और वर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है, मास्टर। और ये हर कमांड के साथ लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या है, ये बेसिकली ब्रांच है, इसको हम कहते हैं मास्टर ब्रांच। ये क्या होती है, इसको हम कमिंग लेक्चर में देख रहे होंगे कि ब्रांच कैसे काम करती है और इसका क्या पर्पस है। फिलहाल के लिए ब्रांच का मतलब ये कि आपने अपने फोल्डर को गिट की रिपोजिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यूजर नेम और ईमेल को कॉन्फ़िगर कराने के बाद आप गुड टू गो हैं फर्दर काम करने के लिए। और ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन आपकी इंटायर विंडो के अंदर, यानी कि ऐसा नहीं कि आप हर दफा प्रोजेक्ट लेंगे तो हर दफा आपको कॉन्फ़िगरेशन जानी पड़ेगी, एक दफा कर दी। अब इस जब तक ये विंडो अवेलेबल है, जब तक ये ओएस चल रहा है, जब तक गिट इंस्टॉल हुआ बेसिकली, तो जब तक यही यूजर नेम यही मेरा ईमेल सेट रहेगा मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, स्क्रीन में काफी सारा कोड हो गया तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा। Okay. अच्छा, अब जो हमारे पास कमांड है वो ये कि अभी आप चेक करें तो आपके सामने दो फाइल्स हैं आपके वर्किंग फोल्डर के अंदर। आपने क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में लेके आना है। अभी स्टेजिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया समझ लो वो एरिया है जहाँ पे गिट को अंदाजा होता है कि फाइल के साथ कुछ हो रहा है, तो उसको पता होता है बेसिकली। अभी जो फाइल्स है ना, इनको आप डिलीट कर दें, इनको आप मॉडिफाई कर दें, कुछ भी कर दें, गिट को अभी इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है।
लेकिन जब ये फाइल्स गिट के स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी तो फिर गिट इसको मेंटेन करेगा, देखेगा, मॉडरेट करेगा कि इस फाइल में कुछ होते ही रहा। यानी कि गिट को अभी तो आपने बताया कि इस फोल्डर में एक जो फोल्डर है आपका उसको गिट के साथ मैंने इनिशियलाइज तो कर दिया, लेकिन इन फाइल्स के बारे में नहीं पता गिट को, आप बताएंगे इन फाइल्स को उठा के स्टेजिंग एरिया में डालेंगे। तो उसकी जो कमांड है वो गिट ऐड करके आप डाल सकते हो, बड़ी सिंपल कमांड है। आप सिंपल करें गिट ऐड। अच्छा, गिट ऐड करना जरूरी नहीं है, उसके बाद आपको फाइल का नाम बताना जरूरी है, जैसे कि index.html आपने ये किया तो अब क्या हो गया, आपके index.html की फाइल लोकल रिपोजिटरी से उठ के कहां पे आ गई, स्टेजिंग एरिया में आ गई। स्टेजिंग एरिया का मतलब ये कि अब इस फाइल के साथ कुछ भी किया जाएगा, डिलीट अपडेट मॉडिफिकेशन कुछ भी होगी तो गिट को उसके बारे में नो होगी कुछ हो रहा है इस फाइल के साथ, यानी कि आप चेंजेस वगैरह कर रहे हैं तो गिट इसको मॉनिटर कर रहा होगा। लेकिन अभी तो एक फाइल हमने करी है। अच्छा, एक चेक करने के लिए पहले कि ये हुआ कैसे, तो आप एक कमांड बता दो आपको, गिट स्टेटस। ये कमांड जो है ना आप इससे मतलब दोस्ती कर लें गिट स्टेटस से, ये आपको अगेन 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 यूज करनी पड़ेगी। हर छोटे काम के बाद आपको गिट स्टेटस चेक करना पड़ेगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है ऑन ब्रांच मास्टर, इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। नो कमिट येट, इसको भी स्किप कर रहे हैं अभी के लिए, अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इसके ऊपर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू फाइल एडिट index.html। और उसके अलावा क्या बोल रहा है, एक अनट्रैक फाइल भी अवेलेबल है जिसका नाम क्या है app.js। यानी कि इस पूरे फोल्डर में दो फाइल्स अवेलेबल है। एक तो वो ऐसी फाइल है जिसको उसने कहाँ रखा हुआ है, स्टेजिंग एरिया में रखा हुआ है, यानी कि जो ब्लू इंडिकेशन है उसका मतलब ये है कि इसके बारे में गिट को आइडिया है कि इसके साथ कुछ भी होगा गिट इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। लेकिन जो रेड कलर से इंडिकेशन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, अनट्रैक फाइल या फिर लोकल रिपोजिटरी फाइल। यानी कि जो ऐप जेसन है इसको तो मैंने ऐड करवाया नहीं अभी, app.js जो है इसको तो ऐड नहीं करवाया मैंने, तो ये अभी गिट के साथ प्रॉपर तरीके से मर्ज नहीं हुआ है, स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन जो इंडेक्स वाली फाइल थी वो ऐड हो चुकी है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको बोल रहे हैं कमिट करके, यानी कि बोल रहे हैं आपको कुछ भी इसमें काम करना है, इसमें कुछ लिखना है तो काम करें आप, उसके बाद कमेंट लगा दें तो मैं गुड टू गो हो जाएंगे आप काम करने के। इस फाइल का गिट के बारे में तमाम आइडिया होगा। लेकिन जो दूसरी फाइल है उसको तो हमने बेचारे को कुछ बोला ही नहीं, वो ऐसी की ऐसी दूर पड़ी हुई है, तो उसको भी उठा के क्या करना है, अपने स्टेजिंग एरिया में डालना है। इन शॉर्ट आपके तमाम फाइल्स स्टेजिंग एरिया में होनी चाहिए। अब ये कि दो फाइल्स थी तो मैं बाय नेम डाल सकता हूँ इजीली, index.html करके और app.js करके। लेकिन फाइल्स आपको पता है बहुत सारी होती है। अब डॉटनेट के प्रोजेक्ट की बात करें, पीएचपी की बात करें, फाइल्स बहुत सारी होती है। अब उन हर एक फाइल को आप एक एक करके अगर मैन्युअली डालना शुरू करेंगे तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो इसके पास, तो इसके लिए आपके पास एक और कमांड अवेलेबल है जो कि बड़ी एक आसान कमांड है, वो आप लिखें गिट ऐड। और उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं स्टैटिक डॉट html। ये कमांड आपसे कहेगी कि इस फोल्डर में, जिस फोल्डर में आप मौजूद है, करंट फोल्डर की तमाम फाइल्स जिनके टाइप डॉट html है उन सबको क्या कर दें आप स्टेजिंग एरिया में डाल दें। तो अभी तो एक ही html की फाइल थी, लेकिन अगर 1000 फाइल भी होते हैं html की, सारी की सारी क्या हो जाती है स्टेजिंग एरिया में एक साथ चली जाती है इस चीज के लिए। लेकिन फिर वही बात कि फाइल सेम टाइप की भी नहीं होती, फाइल तो अलग अलग टाइप की होती है, जावास्क्रिप्ट की अलग होती है, सीएसएस की अलग होती है, एक्सएमएल की अलग होती है, सी शार्प की अलग, डिफरेंट फाइल्स होती हैं। तो उसके लिए एक और कमांड है गिट ऐड डॉट, सिंपल इनफ, जस्ट डॉट कर देना है आपने। और अब डॉट ये बताएगा कि इस फोल्डर में तमाम फाइल्स एंड फोल्डर्स किसी भी टाइप की हो, डजंट मैटर, वो तमाम के तमाम स्टेजिंग एरिया में मूव कर जाएंगी। यानी कि वो सब के सब गिट के स्टेजिंग एरिया को हमने जैसे एक मैदान है, आपका ग्राउंड है बेसिकली, उस ग्राउंड में जाहिर सी बात है आपको कुछ क्रिकेट खेलनी है तो ग्राउंड में तो आना पड़ेगा ना, तभी तो परफॉर्म कर सकोगे। तो फाइल क्या परफॉर्म कर रही है वो उसको ग्राउंड में आके बताना पड़ेगा। तो ग्राउंड में लाने के लिए फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में हम लेके आ रहे हैं, जिसका कमांड आपके सामने लिखिए समझाने के लिए आप लोगों को, ताकि आप समझ जाओ। अब जरा चेक करते हैं स्टेटस, तो आपके सामने दोनों की दोनों फाइल्स के साथ ग्रीन स्टेटस आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों ग्राउंड में उतर चुके हैं हमारे प्लेयर, ये हमारी ओपनिंग करने आ रहे हैं, मजाक, ठीक है, छोटा मोटा चलता रहता है। फिर अब ये कि हमने क्या किया अपनी फाइल्स के साथ, फाइल को दोनों को स्टेजिंग एरिया में लेके आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों फाइल्स गेट की स्टेजिंग एरिया में तो आ चुकी हैं, अब आगे हमने फर्दर क्या करना है, आगे हम करते हैं फाइल्स में मॉडिफिकेशन। जैसे कि मेरे पास ये फाइल्स अवेलेबल है, तो मैं इन फाइल को ओपन करवाता हूँ VS कोड के ऊपर। आप किसी भी अपने एडिटर के ऊपर ओपन करवा सकते हो, क्योंकि हमने टच के थ्रू फाइल क्रिएट करी, तो फाइल जो क्रिएट होती है टच कमांड के थ्रू, वो बिल्कुल ब्लैंक फाइल होती है, वो किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है, .txt .xl कोई भी फाइल हो सकती है। हमने app.js और index.html जनरेट किया था। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ करता हूँ मॉडिफिकेशन, मैंने किया HTML का डॉक्यूमेंट को राइट डाउन करने की कोशिश करिए, यानी कि इन शॉर्ट मैंने क्या किया है, कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया है ना। अब जरा चेक करते हैं, गिट के पास चलते हैं।
और यहाँ पे अगेन हम स्टेटस चेक करवाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि भाई 2 फाइल्स थी जिनको मैं ट्रैक कर रहा था, 2 फाइल मेरे पास स्टेजिंग एरिया में रखी हुई थी, लेकिन उनमें से एक फाइल ऐसी है जिसका नाम index.html है और वहां पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, यानी कि ट्रैक कर लिया उसने हमारी फाइल को। आप फाइल में बेटा कुछ लिखोगे या कुछ लिखे हुए कोड को रिमूव भी करोगे, इवन डॉट को, सिंगल डॉट को भी रिमूव करेंगे तो ये आपको पिक कर लेगा फौरन, बोलेगा आपने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने देखा। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये बता दूं आपको कि अगर आप चाहते हो कि आपने कोई फाइल बाय मिस्टेक स्टेजिंग एरिया में डाल दी, आपको नहीं चाहिए थी वो फाइल, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये app.js जो है ना बिला वजह आ गई है, इसको वापस में अपने लोकल रिपोजिटरी में लेके आऊँ, स्टेजिंग एरिया से रिमूव कर दूँ उसको, उसकी कमांड जो है बड़ी सिंपल है। आप देखें यहाँ पे गेट rm डैश डैश कैश और फाइल का नाम आपका इंडेक्स डॉट, सॉरी ऐप वाली करनी थी ना मैंने, app.js। तो ये वो कमांड है कि अगर आपने किसी फाइल को स्टेजिंग एरिया में इंसर्ट कर दिया तो वापस लाने की कमांड ये होती है। ठीक, अब जरा चेक करते हैं स्टेटस पर, देखें आप। अब ये बोल रहा है भाई एक फाइल ऐसी है जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ और एक फाइल ऐसी है और उसी फाइल में बेसिकली मॉडिफिकेशन भी हुई है, क्योंकि ये ट्रैक कर रहा है तभी तो उसने बताया मॉडिफिकेशन हुई भी है। बाकी एक फाइल ऐसी जिसको मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इसको ये बेसिकली फाइल अभी ग्राउंड में आई नहीं है, आ चुकी थी लेकिन मैंने इसको वापस अंडू करवा दिया। स्टेजिंग एरिया से फाइल को वापस हम लोकल रिपोजिटरी में लेके आ गए, हालांकि वो फिजिकली कोई मूव नहीं करनी फाइल, ये सारा काम लॉजिकली हो रहा है। और हो कहाँ रहा है इसको दिखाने के लिए आपको ये काम कैसे हो रहा है, एक कमांड होती है जिस तरीके से आप लोगों ने एलएस करके ये जाना था कि आपके करंट फोल्डर में कितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल हैं, सेम एक कमांड आपके पास होती है ls-lart। ठीक है, ये कमांड आपको बताएगी बेसिकली हिडन फाइल्स की भी जानकारी दे देगी आपको। देखो एलएस जो है ना ये बताएगा सिर्फ करंट फाइल जो कि मौजूद है हमारे पास उनके बारे में बताएगा कि वो कितनी फाइल्स अवेलेबल है, लेकिन जैसे आपने ये वाली कमांड एडवांस कमांड रन करी वो आपको बता रहा है कि इस फोल्डर में देखो app.js है, ये हमें पता था हमारे को, index.html ये भी हमें पता था, लेकिन साथ साथ डॉट गिट करके देखो ये ब्लू है, ब्लू हमेशा होता है फोल्डर और फाइल होती है व्हाइट, व्हाइट से डिनोट हो रही होती है। तो डॉट गिट करके एक फोल्डर भी अवेलेबल है इसी मेन फोल्डर में, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा, वो हिडन फोल्डर है। ये रीजन है कि अगर आप उसको फाइल एक्सप्लोरर पर जाके चेक करेंगे तो वो आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 ही फाइल्स हैं, कोई भी फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये फोल्डर कैसे आया, जैसे हमने गेट इनिट नहीं शुरू किया लास्ट लेक्चर में, गेट इनिट किया था, तो इनिट करते हुए किसी भी रिपोजिटरी को जैसे आप गेट इनिट करेंगे तो वो आपके लिए एक उसी डायरेक्टरी के अंदर एक लोकल फोल्डर बना देगा। अगर आप हिडन आइटम पे चेक करेंगे और यहाँ से बेसिकली आपको सेटिंग करनी पड़ेगी फोल्डर्स की, ऑप्शन में आके व्यू में आके, और यहाँ से ऑप्शन होता है शो हिडन फाइल्स का, इसको आप चेक करें जरा, अप्लाई ओके, तो आपके सामने ये हिडन फोल्डर भी विजिबल हो चुका है। इसको आप जरा इंटर करें, इसमें जाएं तो ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन है गिट की, जो गिट मेंटेन नहीं करा हमारी फाइल्स को, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड रख रहा है उसका। फिजिकली तो फाइल्स मूव नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पे इंटरनली मूव कर रहा है फाइल्स को अपनी, सारी चीजें यहाँ मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस फोल्डर को देखें या इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करें। अगर आपने इस फोल्डर में से कोई भी फाइल आपने डिलीट कर दी है तो आपका पूरा वर्जन टोटल सिस्टम ब्रेक हो सकता है। तो आप इस फोल्डर को ना ही छेड़ें तो बेहतर है। तो आप दोबारा क्या करना है, आपने सिंपल सिंपल व्यू पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आना है, व्यू पे आने के बाद हाइड फोल्डर्स को दोबारा अनचेक करके अच्छे बच्चों की तरह अप्लाई एंड ओके कर देना है। ओके, तो ये आपने जान लिया कि जो गिट के जो मेन फोल्डर है जहाँ पे वो फाइल्स को मैनेज कर रहा है आपकी, उसका नाम होता है डॉट गिट, जो कि हिडन होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अभी जरा चेक करते हैं स्टेटस अगेन, क्योंकि स्टेटस चेक करने का मकसद ये कि हम जानना चाह रहे हैं गिट हमारी फाइल्स के बारे में क्या क्या जानता है। तो भाई ये बोल रहा है कि मेरे को एक फाइल के बारे में आइडिया है और उस पर कुछ मॉडिफिकेशन भी करी है, उसका भी मुझे आइडिया, लेकिन एक फाइल ऐसी जो कि अभी आपने अनट्रैक स्टेज में पड़ी हुई है, ये अभी ट्रैक नहीं हो रही है, तो उसको भी आप ऐड करने के लिए सिंपल गिट ऐड ऑल कर दें, डॉट का मतलब है ऑल, और अगेन स्टेटस चेक करें। तो अभी आपको बता रहा है भाई ठीक है 2 फाइल्स हैं, दोनों के बारे में जानता हूँ, और दोनों फाइल्स में जो भी चेंजेस किए हैं लास्ट में मैंने याद है एचटीएमएल में चेंजेस करी नहीं कुछ, तो ये उन चेंजेस को भी अब जानने लग गया है। ये बोले ठीक है भाई 2 फाइल्स है, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है जिसके अंदर कुछ लिखा है उसके बारे में मुझे आइडिया है, और एक ऐप डॉट जेएस है जिसके बारे में मुझे आइडिया, दोनों के बारे में मुझे आइडिया। अब आगे क्या करना है हमने, आगे हमने करना है कमिट। कमिट का मतलब ये कि मैंने कुछ काम कर लिया। कमिट आप कब करोगे, जब आपने कुछ अपना टारगेट अचीव कर लिया, बॉस ने आपको टारगेट दिया था, आपने ऑथेंटिकेशन बनाना है, आपने ऑथेंटिकेशन बना लिया है, कंप्लीट हो गया ऑथेंटिकेशन। अभी अगर आप बना रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप काम करते रहे, तो जैसे आप काम करते रहेंगे वो आपको ट्रैक करता रहेगा। आप काम में गलती करोगे वापस भी लेके आ सकते हो,
लेकिन आपने एक चीज डन कर ली, जैसे कि मेरा काम इतना ही था, मैंने कर लिया, मेरी शिफ्ट खत्म, मैं जा रहा हूँ घर पे, तो मैंने क्या करना है, कमिट करके जाना है। कमिट का मतलब ये है, एक होता है ना कि यार आपने लिफाफे में पैसे डाले और लिफाफे को आपने बंद कर दिया, काम हो गया, डन आपका, ठीक है। अब वो कमिट की कमांड क्या होगी, आपने लिखना है गेट कमिट। जैसे आप गेट कमिट करेंगे, ये आपके सामने इंटरफेस ही चेंज कर देगा पूरा। अब ये जो इंटरफेस है काफी अजीब सा लग रहा होगा आपको, इसमें आप कुछ लिखेंगे भी ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि आप अलग ही दुनिया के अंदर मौजूद है। आपको करना क्या है, ये बेसिकली आपका इंसर्शन मोड में चला गया। यहाँ पे आप कोई भी कमेंट अपना ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक इनिशियल चेंजेस डन, यानी कि आप बता रहे हो कि मैंने किया क्या अभी तक, ठीक है। और अभी देखो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, मतलब कि अभी हम इंसर्ट मोड में मौजूद है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा इनिशियल चेंजेस डन, किन फाइल्स के ऊपर बोल रहा है अप्लाई होगा कमेंट, इन दो के ऊपर अप्लाई होगा कमेंट ये। और जैसे आपने इससे बाहर आना, बाहर आने के लिए कमांड जो होती है वो आप जो है एस्केप प्रेस करेंगे, ये जो इंसर्ट लिखा हुआ था रिमूव हो जाएगा, कॉलन WQ इंटर, वापिस आ गए। और क्या बोल रहा है वापिस आए, तो बोल रहे कमिट कर दिया भाई, मैंने 2 फाइल्स के ऊपर कमिट किया, और इसमें जो भी इसने काम आपने किया था, इंसर्शन लिखा हुआ है, मतलब कि अभी इन फाइल्स में चेंजेस करिए, आपने चीजों को ऐड करवाया था। अगर डिलीट करेंगे तो लिखा होगा डिलीटेशन लिखा हुआ होगा, और ये 2 फाइल्स पर कमिट किया है, ये बता दिया इसने आपको कि भाई मैं जान गया हूँ कि आपने क्या काम किया, ठीक है। अच्छा, ये कमिट करने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसका एक आसान तरीका भी होता है, वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। ये एक तरीका होता है जो कि आपने देखा। अगेन चेक करते हैं स्टेटस, अब क्या बोल रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री स्क्रीन। इसका मतलब होता है कि ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपने सारा काम कर लिया, गिट को उसके बारे में बता दिया, गिट को भी पता आपने क्या किया, आपको भी पता आपने क्या किया, यानी कि आप गुड टू गो यहाँ के काम करते हैं, एक आपका प्रोजेक्ट का वर्जन बन चुका है, ठीक है। अब कमिंग क्लास में आके जो फर्दर चीजें हैं कि अगर कमिट हुई भी चीज को अनकमिट करना हो, और इसके अलावा ये ब्रांच ब्रांच के ऊपर में बात करनी है, ये सब चीजें हम देखेंगे कमिंग क्लास में, कमिंग लेक्चर में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। गिट की क्लास में लास्ट टाइम हम लोगों ने एक अपना फोल्डर गिट के साथ इनिशियलाइज किया था, और इसके बाद हम लोगों ने जो फाइल्स थे इस फोल्डर के अंदर उनको गिट के साथ गिट के स्टेज के अंदर ऐड किया था, और साथ साथ एक कमिट ऐड किया था। तो इसके लिए हम लोगों ने जो गिट को डाउनलोड करने के बाद जो गिट बैश होता है उसको हमने यूज करवाया था। गिट बैश को आप राइट क्लिक करके ओपन करवा सकते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे और गिट बैश आपके पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, ऑलरेडी वर्किंग की डायरेक्टरी हमारे पास, जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास्टर लिखा हुआ है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप इस गिट फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो और आपने काम किया हुआ है, तभी जो है ये वर्किंग में मास्टर लिखा हुआ है। ये मास्टर बेसिकली हमारी ब्रांच है, जो कि डिफॉल्ट ब्रांच होती है गिट की। अभी आज हम देखेंगे कि गिट के अंदर और ब्रांचेस कैसे क्रिएट करनी है आपने, और ब्रांचेस के अंदर आपस में मूव कैसे करना है, कि अगर आपके पास कोई यूजर ब्रांच आ जाती है या मास्टर ब्रांच है तो उसको आपस में यूज कैसे करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका स्टेटस क्या है, गिट स्टेटस। तो आपके सामने लिखा हुआ ऑन ब्रांच मास्टर, आप मास्टर ब्रांच में काम कर रहे हैं, कोई भी चीज कमिट होने के लिए रेडी नहीं या नहीं है, यानी कि आपने हर चीज को कमिट किया हुआ है, और वर्किंग ट्री आपका क्लीन है, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, वो ये कि इस फाइल को मैं ओपन करवाता हूँ अपने VS कोड पे, जो भी एडिटर है आपका, जो मैंने फाइल्स क्रिएट करी हैं दो, एक इंडेक्स की फाइल है मेरे पास और एक फाइल है मेरे पास ऐप की। तो इंडेक्स फाइल में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट में किया चेंज, चेंज किया, सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद दोबारा चलते हैं गिट के ऊपर, और यहाँ से आप दोबारा पूछते हैं इससे अगेन स्टेटस क्या है। तो अब हमारे को ये बोल रहा है कि आपने इंडेक्स वाली फाइल में जो मॉडिफिकेशन करी है उसको हमने ट्रैक किया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस मॉडिफिकेशन को ऐड कर दें अपने करंट फाइल के साथ ही, या फिर आप क्या कर दें, जो ये फाइल जिस कंडीशन में पहले थी उसी कंडीशन में से दोबारा लेके आना है, यानी कि अंडू और रीडू वाले ऑप्शन है। इस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर रिजेक्ट करना चाहते हो। तो अगर आप रिजेक्ट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, कमांड आपके सामने लिखी हुई रिस्टोर की कमांड है, आप लिखें गेट रीस्टोर, उसके बाद आपकी फाइल का नाम जिस फाइल में चेंजेस की गई है, तो इंडेक्स डॉट HTML की फाइल है जिसमें चेंजेस की गई है। और अब अगेन आगे चेक करते हैं कि हमने जो चेंज किया था डॉक्यूमेंट, वो हमारा अगेन चेंज से दोबारा उसका नाम क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ही होगी। तो ये हमने तरीके देखा कि अगर कोई बाय मिस्टेक किसी फाइल में चेंज कर लेते हैं तो उस चेंज को वापस अंडू कैसे करना है आपने सेम ब्रांच में रहते हुए। अच्छा, फर्दर मैं एक और चेंजेस करता हूँ इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे ठीक है, अगेन चेंजेस करिए मैंने इस फाइल के अंदर। अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और अगेन स्टेटस पूछेंगे ऐसे, तो ये फिर वही चीजें बोल रहा है कि आपने फाइल में चेंज किया, अब इस चेंज को आप एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, अपनी चेंज को एक्सेप्ट करवाऊंगा, यानी कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर इम्बेड करवाऊंगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, गेट ऐड और फाइल का नाम। अब फाइल
एक ही हमारे पास, एक ही में चेंजेस करी हमने तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आप कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल फाइल्स अगर आपके पास हो तो आप सिंपल यहाँ पे डॉट लगा देगा, तो इससे क्या होगा, तमाम फाइल जिनमें आपने चेंजेस करी वो सारी की सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब चेक करते हैं स्टेटस। अभी आपको बोल रहा है कि हाँ भी ठीक है, आपने जो चेंजेस करी है उसको मैंने पिक कर लिया चेंजेस को, लेकिन अभी तक आपने क्या किया, कमिट नहीं किया चेंजेस को। यानी कि मुझे पता तो है आपने चेंज किया, लेकिन चेंज क्या किया वो मुझे पता नहीं कि आपने क्या चेंज किया है, तो उसके बारे में मुझे बता दें। यानी कि आप कमिट एक ऐड कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए, गिट को आइडिया हो जाए बेसिकली कि आपने चेंज क्या किया है। नोट टू गलती से मॉडिफिकेशन करिए, लेकिन क्या मॉडिफिकेशन करिए वो उसका भी आइडिया नहीं है। तो हम लिख देते हैं भाई, जैसे कि हमने कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने कमेंट ऐड किया था, आज भी हम कमेंट ऐड करेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से ऐड करेंगे। एक आसान तरीका बताऊंगा आपको कमेंट को ऐड करने का। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें गिट ऐड, सॉरी गिट कमिट करना है। लास्ट टाइम भी ऐसे किया था हम लोगों ने गिट कमिट, लेकिन आपने इस दफा एंटर नहीं करना। आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट हैंड तरीका यूज करना है कमेंट देने का, नहीं कि आप नहीं चाहते वो वेब एडिटर दोबारा से ओपन हो जाए, आप चाहते हैं यहीं पर ही हम जो कमेंट है पास करते हैं, हाइफन एम उसके बाद आपका कमेंट का मैसेज, जैसे कि चेंजेस डन। और ये मैसेज आपका जब भी आएगा डबल कोड में आएगा, आपने कर देना एंटर। तो अगेन इसने कमेंट लगा दिया आपकी फाइल के ऊपर, लेकिन फर्क ये हुआ कि इस दफा इसने वेब एडिटर ओपन नहीं किया, इसने आपकी जो लाइन थी कमांड लाइन प्रॉम्प्ट था उसी के अंदर ही इसने कमेंट को ऐड कर दिया। अगेन चेक करते हैं स्टेटस, तो अभी बोलेगा आपका अगेन वर्किंग ट्री इज क्लियर, यानी कि आपने अपनी फाइल में चेंजेस करी, उस चेंजेस को आपने गेट को बताया कि ये मैंने चेंज किया है, और बताने के बाद जो है ना आपने कमेंट लगा दिया। तो अब अगर आपको चेक करना है कि टोटल आपके पास कितने कमेंट लग चुके हैं, यानी कितनी दफा आपने चेंजेस की हुई है, तो वो जानने के लिए एक कमांड होती है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं अपनी स्टेट को। अच्छा, अब कमांड नोट करें, गिट लॉग। लॉग का मतलब है लॉग फाइल जानने के लिए कि अभी तक हम लोगों ने इस वर्किंग एरिया में कितने कमेंट ऐड किए। कमेंट का मतलब है अपनी स्टेजेस काम की, कितने आपने काम को डन करवा लिया। पहला कमेंट हमने लगाया था बाय डेट आ रहा है, बाय टाइम आ रहा है, ठीक, कब लगाया था हमने और क्या कमेंट था वो भी आ रहा है। और ये जो है सेकंड कमेंट जो कि अभी अभी मैंने लगाया वो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कमेंट का जो एक ये हैश नंबर है, ये कमेंट की आइडेंटिटी होती है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन डिफरेंशिएट कर पा रहे होते हैं कि कौन सा वर्जन है। बेसिकली वर्जन अब बने हुए इस फोल्डर के दो अलग अलग वर्जन है, एक वर्जन ये वाला वर्जन है और सेकंड वर्जन ये वाला वर्जन है, ठीक है। इन दोनों वर्जन की जो आईडी है वो ये वाली आईडी है, ठीक है। इस आईडी को हमें याद नहीं करना होता, बस ये डिफरेंशिएट करने के लिए होती है एक कमेंट को दूसरे कमेंट के साथ। तो ये हमने जान लिया कि कमेंट हमारे पास कितने इनेबल हुए हैं हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आता है गिट इग्नोर फाइल का। गिटहब के अंदर या गिट हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता है जिसके थ्रू आप अपने वर्किंग के अंदर जो आपकी मोस्ट सेंसिटिव फाइल्स होती हैं उनको आप हाइड करवा सकते हो। तो इस चीज को यूज करने के लिए हम गिट इग्नोर की फाइल होती है वो क्रिएट करते हैं, और उस फाइल के अंदर वो तमाम फाइल जिनको हम चाहते हैं हाइड करवाना, उन सारी फाइल्स को हम उस इग्नोर वाली फाइल के अंदर एंटर कर देते हैं, ताकि वो फाइल हमारी यूजर को एक्सेस ना हो रही हो। यानी कि गिटहब पे जब हम प्रोजेक्ट को अपना अपलोड करेंगे ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन वो स्पेसिफिक फाइल डेटाबेस की फाइल हो सकती है हमारी, या यूजर ने पासवर्ड की फाइल हो सकती है, वो फाइल हमारी यूजर की नजर से छुपी रहे। तो पहले तो हम वो इग्नोर वाली फाइल क्रिएट करके बताते हैं आपको वो किस तरीके से क्रिएट होगी। तो आप सिंपल फाइल क्रिएट करने का तरीका वही है, टेस्ट कमांड के थ्रू। और इस फाइल का नाम होता है डॉट गिट इग्नोर, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं है, बस डॉट इग्नोर करके आपने कर देना है डॉट गिट इग्नोर, तो आपके पास फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मैं एडिटर पे चल के दिखाऊं अपना फाइल एक्सप्लोर के ऊपर, तो यहाँ पे आपके सामने ये एक फाइल आ गई है गिट इग्नोर की। ये इसलिए आई है क्योंकि मैंने यहाँ पे हिडन आइटम के ऊपर चेक किया हुआ था, इसलिए मेरे पास आई है। बहरहाल, अब इस इग्नोर फाइल के अंदर हम उन सारी फाइल्स की एंट्री करेंगे जिनको हम चाहते हो कि हाइड करवा देना। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, फॉर सपोज लॉग फाइल होती है हमारे पास, प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसमें काफी लॉग फाइल बन रही होती है, हम नहीं चाहते वो सारी फाइल्स जो है अपलोड हो जाए ऑनलाइन भी। यानी कि जिन फाइल को आप अपलोड नहीं करवाना चाहते, इग्नोर करवाना चाहते हो, तो उसको आप जो है यहाँ पे गिट इग्नोर में एंटर करेंगे। तो फिलहाल मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जो कि मेरी टेम्परेरी फाइल होगी, लॉग डॉट टी एक्स टी। एक फाइल है लॉग नाम है इसका, और डॉट टी एक्स टी इसकी टाइप है। चेक करते हैं, ये हमारे पास फाइल आ रही है। देखो इग्नोर फाइल यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि इग्नोर फाइल जो है वो हिडन फाइल है, तो सिर्फ आपके पास जो मेन फाइल्स है वही आ रही है, एप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस और लॉग डॉट टीएक्सटी यानी टेक्स्ट फाइल। अब इस टेक्स्ट फाइल को हम जाते हैं जरा अपने एडिटर के ऊपर, और यहाँ पे देखो टेक्स्ट फाइल जो मेरे पास मौजूद है, इस टेक्स्ट फाइल में हम अपनी ऐप डॉट जेएस की एंट्री करवाते हैं कि इस ऐप डॉट जेएस को हमें हाइड करवाना है। यानी कि आपके फोल्डर में कुछ स्पेशल फाइल्स हैं, कुछ इंपोर्टेंट फाइल्स हैं, उनको आप हाइड करवाने के लिए इग्नोर फाइल जो आपने बनाई है ना उसके अंदर एंटर करोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लॉग बनाया उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, और जो मेरा ऐप है उसको मैं ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है। तो इग्नोर वाली फाइल पे चलेंगे और यहाँ पे आके अपनी फाइल का हमने नाम लिखना है, जैसे कि लॉग डॉट टी एक्स टी। एक हमारे पास ये फाइल है जिसको हम चाह रहे हैं हाइड करवा देना बेसिकली, ठीक है।
और इसके अलावा अगर आपके पास ऐप वाली भी आपको ऐड करवानी है तो ऐप डॉट जेएस। तो इससे होगा ये कि ये दोनों फाइल्स आपकी अपलोड नहीं होंगी ऑनलाइन, ना लॉग डॉट टी अपलोड होगा, अभी हम अपलोड करेंगे कुछ टाइम बाद इसको ऑनलाइन, और ना ही आपका ऐप डॉट जेएस अपलोड होगा। तो फॉर टाइम बिंग में सिर्फ एक ही फाइल को जो है ना, लॉग जो फाइल है मेरी, इसी को मैं इग्नोर करवाता हूँ, और इसके अंदर कुछ डमी लिख देंगे, जैसे कि लॉग, हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉग, ठीक है। इग्नोर वाली फाइल को भी सेव करते हैं, लॉग वाली फाइल को भी सेव करते हैं। अगेन चलते हैं अपने कमांड की तरफ, और यहाँ पे स्टेटस चेक करवाते हैं जरा, क्या स्टेटस हमारे पास आ रहा है। देखें, अब ये बोल रहा है कि भाई आपके सामने दो फाइल्स ऐड की गई हैं, गिट इग्नोर की फाइल ऐड की गई है और एक लॉग की फाइल ऐड की गई है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये अभी अनट्रैक पड़ेगी है, क्योंकि गिट गिट के साथ हमने इसको ऐड नहीं करवाया। तो सबसे पहला काम, हर आने वाली फाइल को ऐड करवाना। तो गिट ऐड, अब दो फाइल्स हैं तो आप वन बाय वन करने से बेहतर है कि आप डॉट लगा लें, दोनों फाइल सेट हो जाएंगी। अगेन चेक करवाते हैं स्टेटस, दोनों फाइल सेट हो गई हैं। अब ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि इन फाइल्स में आपने किया क्या है, ऐड तो करवा दी लेकिन इस फाइल में हुआ क्या था। तो हम बताते हैं इसको, कमिट के थ्रू बताएंगे, ये चीज आप कमिट के थ्रू करेंगे। गिट कमिट -m, और आपका कमेंट का जो भी नाम होगा, आपने क्या किया, हम कहेंगे कि इग्नोर फाइल एडिट, ठीक हो गया, ये आपका कमेंट हो गया। अच्छा, एक मिस्टेक कर दी मैंने, वो ये कि डबल कोट नहीं लगाया, जिसकी वजह से ये इसने क्लोज नहीं किया, ठीक है, डबल कोट लगाना लाजमी होता है। खैर, अब चेक करते हैं स्टेटस। तो अब ये बोल रहा है वर्किंग ट्री स्क्रीन, मतलब ये है कि इसको पता चली है कि आपने एक लॉग फाइल ऐड करी, एक इग्नोर फाइल ऐड करी, और इग्नोर फाइल में आपको बताया कि लॉग फाइल को हाइड करवाना है, और इस सब के बारे में गिट को आइडिया है जब ये आपका जो वर्किंग ट्री है वो क्लीन है, ठीक है। ये हमारे पास देखो हर चीज जो है नॉर्मल आ गई है। अब इग्नोर फाइल जो हमने बनाई है, लॉग वाली फाइल जिसको हमने इग्नोर करवाया है, इसकी एंट्री करिए यहाँ पे, ये नजर तो आएगी हमारे पास, जब तक हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं यहाँ पे नजर आएगी, लेकिन जैसे हम इसको ऑनलाइन अपलोड कर रहे होंगे तो ऑनलाइन अपलोड के दौरान ये फाइल हमें नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये लॉग फाइल है, ये अपलोड नहीं होगी बेसिकली, इसको हमने इग्नोर करवा दिया कि इसको अपलोड नहीं करना है, इसको छोड़ के बाकी सबको अपलोड कर देना है। इसमें पूरे पूरे फोल्डर्स भी आप लिख सकते हो, अगर पूरा फोल्डर आपका है कोई लॉग का फोल्डर, वो भी पास कर देंगे तो वो फोल्डर भी अपलोड नहीं होगा आपका, नजर तो भी आएगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन काम करो तो आपको चीजें विजिबल तो होंगी सारी। अच्छा, और नेक्स्ट हम थोड़ा सा ब्रांचिंग का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अभी जितना भी सारा काम हो रहा है वो सारा का सारा एज अ मास्टर ब्रांच के तौर पे हो रहा है, ठीक है। तो अब ये है कि अगर मेरे को मास्टर ब्रांच समझ लो, एक यूजर है, ठीक है। अब अगर कोई और यूजर आता है, वो भी काम करना चाहता है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो जो अपना काम करेगा वो अपने अकाउंट के थ्रू करेगा, उसका अपना यूजर नेम होगा, अपना कोई पासवर्ड होगा, तो फिर वो मास्टर नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, सबसे पहले ब्रांच क्रिएट करनी, और फिर अपना सारा काम उस ब्रांच वाले बंदे को हैंड ओवर कर लेना है, कि आप जो आप काम करोगे वो आपके थ्रू काम होगा, आपके नाम से सारा काम किया जा रहा होगा। अभी आप लॉग चेक करेंगे ना, गिट लॉग करके, गिट लॉग, देखो सारा काम देखो क्या लिखा हुआ है, हेड के आगे लिखा हुआ है मास्टर, ये तमाम जो लॉग किए हैं मास्टर ने किए, सारा काम मास्टर ने किया अभी, ठीक है। अब जो काम होगा हमारा वो करेगा हमारा नॉर्मल यूजर, तो क्लियर करवाते हैं। और अब बताता हूँ आपको मास्टर ब्रांच के अलावा कोई और ब्रांच अपने क्रिएट करेंगे तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। मैं फॉर सपोज गेट चेकआउट यूजर, देखो एक मास्टर के अलावा कोई और ब्रांच आपने क्रिएट करें तो आप क्या करेंगे, गेट चेकआउट लिखेंगे, उसके बाद आपके ब्रांच का नाम, इट वुड बी एनीथिंग, आपका यूजर नेम भी हो सकता है, ये आपने लिखा यूजर फॉर सपोज, ठीक है, आपने कर दिया एंटर। अच्छा, यूजर मेरे ख्याल से कोई स्पेसिफिक वर्ड है, तो आप एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं गेट चेकआउट लॉगिन कर लेते हैं, जस्ट लाइक। तो कमांड थोड़ी सी चेंज है हमारे पास, आपने लिखना है गिट चेकआउट, उसके बाद हमने ब्रांच बनाई नहीं है ना अभी, तो सबसे पहले आपने बताना पड़ेगा आप ब्रांच क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आप -b और उसके बाद ब्रांच का नाम आएगा, फॉर सपोज मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, लॉगिन वाला काम कर रहा हूँ, तो मैं लॉगिन की ब्रांच क्रिएट कर लूंगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि लॉगिन वाला काम लॉगिन की ब्रांच में हुआ हुआ है। एंटर किया आपने तो आपके सामने क्या हो गई, दो काम हुए, एक ब्रांच क्रिएट भी होगी लॉगिन की, और आप उसी ब्रांच के मूव भी करेंगे। अब देखो जो सारा काम होगा ना वो होगा ऐसा लॉगिन के तौर पे, ठीक है। अब जैसे हमारा जो काम है, जैसे कि हम चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर, काम हमारा वही का वही है, लेकिन अब जो इस एडिटर में कोई भी बंदा काम करेगा, नई फाइल्स को एड करेगा, पुरानी फाइल्स को एडिट करेगा, तो वो फाइल सेपरेट रहेंगे हमारी मास्टर से, मास्टर से डायरेक्ट काम हमारा मर्ज नहीं होगा। जैसे लाइक कि आपने अपने यूजर को दे दिया, अपने एम्प्लॉय को दे दिया काम के, भी अब इसका आगे काम तुम करो, लेकिन डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं दिया अपने मेन कोड का, आपने दिया उसको अलग ब्रांच बना के, एक आइसोलेटेड ब्रांच है, आप उसमें काम करते रहो, एज इट इज कॉपी बनी हुई आपके पास, आप भी सारा काम करोगे, लेकिन डायरेक्ट काम आपका वो मेरे कोड के साथ कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मर्ज नहीं होगा, जब तक मैं करवाऊंगा नहीं। तो अब जैसे कि इनका काम ये था कि इन्होंने एक फाइल बनाई थी कॉन्टेक्ट की, सॉरी लॉगिन का काम करें, लॉगिन की फाइल बनाई थी इन्होंने, तो बनाते हैं इनकी फाइल, सर्च करके इन्होंने फाइल बनाई,
लॉगिन डॉट HTML, इन्होंने एक फाइल बना दी जिनका काम था। अब आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल आ चुकी होगी, हमारे पास फाइल आ चुकी है और इस फाइल के अंदर इन्होंने कुछ काम कर लिया अपना, जैसे जो भी हमारा टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया। HTML ये आ गया हमारा लॉगिन पेज। ओके, तो हमारे यूजर ब्रांच ने अपना एक पेज बनाया, उसके ऊपर काम किया। अब ये है कि अगर हम चलते हैं अपने गिट की तरफ, तो इससे पूछेंगे स्टेटस क्या है। तो ये बेसिक काम करेगा जैसे यूजुअली कर रहा होता है, कि बोलेगा भाई एक नई फाइल ऐड की गई, आप इसको ऐड करवाएं, तो हम ऐड करवा लेते हैं। गिट ऐड ऑल, फाइल ऐड हो गई हमारी। अगेन चेक करते हैं स्टेटस, ये बोलेगा फाइल तो ऐड हो गई है, लेकिन इस पर आपने काम क्या किया मुझे बता दें, ताकि मैं इसको स्टेजिंग एरिया में डाल दूं। तो आप जो है ना इसको गिट कमिट लगा दें, कमिट -m, और आपका कमिट क्या है, जैसे कि लॉगिन पेज क्रिएट या एडिट, सिंपल। ठीक है, ये आपका हो गया कमिट। अब चेक करते हैं स्टेटस। ठीक है, नथिंग टू कमेंट और वर्किंग पे हमारा क्लीन है। अच्छा, ये सारा काम जो भी हुआ है वो किया है एज अ लॉगिन यूजर ने। ये लॉगिन समझ लो एक नया यूजर, एक नई ब्रांच है। ये काम हमारा जो मास्टर यूजर था ना उससे बिल्कुल आइसोलेटेड है। अभी बाहर तो हमें लग रहा है कि हर चीज क्लीन है, वो काम किया हमारे यूजर ने और करके हमें दे दिया। लेकिन अब क्या है, असल खेल जब शुरू होता है कि जब हम जाएंगे मास्टर के पास। अब मास्टर के पास जाने के लिए कमांड वही चेकआउट की कमांड है, गेट चेकआउट। चेकआउट का मतलब है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मूव करवाना। अब हम यानी कि लॉगिन ने काम किया, अपने चला गया काम करके। अब मास्टर ने वो लॉगिन ने काम जो है ना उसको अलग रखना है और अपने काम को अलग रखना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी ब्रांच में वापस आएगा। तो उसकी ब्रांच का नाम क्या था, मास्टर था। बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मास्टर ही होता है। अब जैसे मास्टर में अच्छा आने से भी एक चीज दिखा दूं मैं आपको। तो ये देखो आपके सामने लॉगिन का पेज अवेलेबल है, ऐड हुआ हुआ है पेज, क्योंकि अभी हम हैं एज अ यूजर ब्रांच पे, जो हमारा नया यूजर था लॉगिन वाला उसकी ब्रांच में। लेकिन अब जैसे जाएंगे मास्टर के ऊपर, अब दोबारा चेकआउट किया हमने, अगेन चलेगा मास्टर के पास, और अब चेक करते हैं एलएस किया आपने, आपके सामने वो लॉगिन की फाइल नहीं आ रही। एडिटर पे चलते हैं, एडिटर के ऊपर भी देखो वो फाइल ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। रिमूव तो नहीं हुई, बेसिकली देखो लिखा हुआ है डिलीटेड, डिलीट नहीं हुई है, लेकिन ये सेव हुई हुई है एज अ लॉगिन के तौर पे। लॉगिन का यूजर है उसके तौर पर सेव हुई है। यानी कि जो काम अभी यूजर ने किया, पेज बनाया, ऐड करवाया, वो काम सिर्फ उस तक ही महदूद था। एक्चुअल जो आपका काम था उसके साथ मर्ज वो नहीं हुआ। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस काम को मर्ज करवाएं या आप इस काम को मर्ज ना करवाएं। अब मास्टर के पास दोबारा कंट्रोल आ गया, अब वो इस फाइल को ऐड करवाना चाहते तो करवा ले, नहीं करवाना चाहते तो नहीं करवाए। तो फोर सपोज अभी हम चाह रहे हैं ऐड करवाना, तो ऐड करवाने के लिए क्या करेंगे, मास्टर जो काम किया हुआ किसी और यूजर ने उसको अपने साथ मर्ज करवाएगा। तो मर्ज करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे, जिसके थ्रू हमारी दोनों ब्रांचेस मर्ज जाएंगी और दोनों कोड मिलकर सिंगल कोड बन जाएगा। दोनों जो ब्रांचेस था उन दोनों का कोड मिलकर सेम हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो सिंपल है, आप क्या करें, गिट मर्ज करेंगे, गिट और मर्ज के बाद आपकी जिस मास्टर ने जिसके साथ मर्ज करवाना है, तो मेरे पास लॉगिन की ब्रांचेस के साथ मर्ज करवाना है, आपने कर देना एंटर। ब्रांच आपकी मर्ज हो चुकी है। अगेन चलते हैं एलएस किया हमने, तो अब देखें अभी भी मास्टर ने एलएस किया तो हमारे पास सिर्फ लॉगिन की फाइल नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि मर्ज करवा लिया हमने, तो मर्ज करवाने के बाद दोबारा हमने लिस्ट चेक करी तो हमारे पास लॉगिन की फाइल भी आ चुकी है। इसका मतलब ये कि मास्टर के लिए भी वो फाइल अवेलेबल हो गई। अब मास्टर ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आपने जो काम किया था वो काम ठीक था आपका, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फाइल यहाँ पे भी विजिबल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन की फाइल आ चुकी है। तो सारा काम हमने लोकली कर लिया। अब इसको क्या करना है, हमने ऑनलाइन पब्लिश करना है सारा। वो कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम कमिंग लेक्चर में देख रहे होंगे इसको ऑनलाइन किस तरीके से पब्लिश करना है। ये हमने ब्रांचिंग देख ली, फॉर्मेट का तरीकेकार देख लिया और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में काम करने का तरीका देख लिया। अब कमिंग लेक्चर में देखेंगे इस सारे काम को हम ऑनलाइन कैसे पब्लिश करेंगे और ऑनलाइन पब्लिश हुए काम को एडिट कैसे करेंगे। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने गिट की जो बेसिक कमांड थी, जैसे लाइक कि आप लोगों ने गिट के अंदर कमेंट ऐड करना, नई फाइल्स को ऐड करना, ब्रांचिंग क्रिएट करना, वो सारा काम हमने लोकली तो कर लिया है। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं और ये करते हैं कि इस सारे काम को अपने ऑनलाइन पब्लिश करते हैं। तो ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए आपके पास एक ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए किसी भी गिट के प्लेटफॉर्म का, जिसमें आपके पास गिटहब भी अवेलेबल है। गिट लैब का एक होता है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप, या फिर एक बिट बकेट होता है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जो करवाया था वो गिटहब का ही कहा था। गिटहब का आपने अकाउंट क्रिएट किया था, उसी का हमने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे कन्फिगर भी किया हुआ है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम ये जानते हैं कि क्या इस लोकल डायरेक्टरी का ऑनलाइन डायरेक्टरी के साथ कनेक्शन हुआ हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए आप एक कमांड ऐड करेंगे गेट रिमोट की। ये बताएगा आपको कि आपकी ये लोकल डायरेक्टरी किसी रिमोटली डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट हुई हुई है या नहीं हुई है। तो आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि आपकी ये लोकल डायरेक्टरी किसी भी ऑनलाइन रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट नहीं हुई है। तो अब चलते हैं जरा ऑनलाइन रिपोजिटरी पहले क्रिएट करते हैं, फिर इसको इस लोकल के साथ कनेक्ट करवाते हैं।
तो गिटहब अकाउंट पे आप स्विच कर जाए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, अपने प्रोफाइल पे आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोजिटरीज का, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे डिफरेंट रिपोजिटरीज आ रही है मेरे पास। आप सिंपल न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और रिपोजिटरी बनाना बड़ा ही सिंपल है। ये आपका अकाउंट आ गया और उसके बाद आपकी रिपोजिटरी आ गई। फॉर सपोज हम यहाँ पे नाम दे देंगे इसका git_क्लास, ठीक है। अच्छा ये ऑलरेडी मौजूद है तो मैं कर लेता हूँ इसको गिटहब क्लास कर लेते हैं, ठीक। गिटहब_क्लास, स्पेस नहीं आता नाम के अंदर कभी भी, क्योंकि ये आपका यूआरएल बनेगा कल को, ठीक है। तो गिटहब_क्लासेस, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल ले देना चाहें दे सकते हैं, प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं देना चाहें छोड़ सकते हैं उसको। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपकी रिपोजिटरी पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। प्राइवेट का मतलब ये है कि इस रिपोजिटरी को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता फिर, और पब्लिक होगी तो फिर दुनिया भर से कोई आप एड्रेस देंगे उसको, आपका github.com/ आपका यूजर नेम / आपके रिपोजिटरी का नाम, ये एक एड्रेस बनेगा। इस एड्रेस को आप जहाँ पे भी देंगे किसी भी यूजर को, तो पब्लिक रिपोजिटरी अगर हुई वो आपकी, तो कोई भी पर्सन आपकी कोड को इजीली डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो यूजुअली अभी हमारे को इतना कोई खास काम नहीं होगा, हम उसको पब्लिक ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि इग्नोर की फाइल इसमें ऐड करनी है, हालांकि हम ये बना चुके हैं फाइल पहले से। लाइसेंस की फाइल ऐड करनी है या फिर रीडमी की फाइल ऐड करनी ही नहीं करनी है। इनिशियल कुछ फाइल्स होती हैं, इसका पर्पस होता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो फिलहाल मैं इनको अभी इनिशियल तौर पे ऐड नहीं कर रहा, इसको बाद में ऐड करवा सकते हैं आप लोग, मैं करवा के दिखा दूंगा आपको। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करें और ये कुछ दौरान में आपकी रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा। अच्छा रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कुछ कमांड्स यहाँ पे नजर आ रही होंगी आपको, जैसे कि एक कमांड है ये सेकंड लास्ट कमांड, यही हमारी इंपॉर्टेंट कमांड है। वो इसलिए कि अभी हमने रिमोट चेक किया था तो रिमोट में उसने हमें नथिंग शो कराया था, लेकिन अब हमने क्या करना है, ये हमारा ओरिजिन है बेसिकली, यानी कि आप एड्रेस को देखें, एड्रेस आपको बन रहा है गिटहब का, इस रिपोजिटरी का, इस ऑनलाइन फोल्डर का जो एड्रेस बन रहा है, इस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, गिटहब की फॉर्म में या गिट की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन का मतलब है डेस्टिनेशन, कि आपने ऑनलाइन सेव कहाँ पे करवाना, तो ये वो जगह आ गई। तो इसका जो एड्रेस है वो आप एक कमांड भी इसने बना के गया, आप इस कमांड के थ्रू इस एड्रेस को अपने लोकल फोल्डर के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। इस कमांड को आप कर लें कॉपी, सेकंड लास्ट कमांड को लिख भी सकते हो मैनुअली, और यहाँ पे आके आप इस कमांड को पेस्ट कर सकते हैं सिंपल। तो अब क्या हुआ, आपका रिमोटली ओरिजिन सेट हो चुका है, यानी कि कमांड क्या है, गेट रिमोट एट ओरिजिन, क्योंकि पहले तो ओरिजिन सेट ही था ना, अब हमने ओरिजिन सेट कर दिया। क्या ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन, यानी कि अगर ये इस फाइल को हम इस फोल्डर को कल को ऑनलाइन पुश करेंगे तो कहाँ पे जाके पुश होगा, इस जगह पे जाके पब्लिश हो जाएगा वो, ठीक है। हमने एड्रेस दे दिया उसको। अच्छा इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी लाजमी है। अब अगेन चेक करते हैं रिमोट करके गेट रिमोट, अब देखते हैं क्या बताता है। ये हमें बताता है कि भाई हमने एक ओरिजिन सेट किया हुआ है, यानी कि इस ये फोल्डर कल को अगर आप अपलोड करेंगे तो कहाँ पे अपलोड होगा, ओरिजिन पे अपलोड होगा। ओरिजिन क्या है इसका, हमें पता है ओरिजिन क्या है, ठीक है, यानी कि जो इसकी डेस्टिनेशन है हम बता चुके हैं उसको। अब आखिरी काम हमने ये करना है कि इसको एक्चुअल में पब्लिश भी करना है। तो आखिरी कमांड हमारी पुश की कमांड होती है, वो कमांड आपको गिटहब में भी मिली होगी जब आपने रिपोजिटरी बनाई होगी। ओके ये वो कमांड है पुश करने की हमारे पास, तो इस कमांड को मैनुअली टाइप करते हैं, अपने कमांड को करते हैं। ओरिजिन सेट कर चुके हैं हम लोग अपना, तो गेट पुश, और इसके बाद हमारा आएगा -u ओरिजिन। ओरिजिन के बाद आपने बताना है कि आप जो पुश कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, वो कौन से यूजर यानी कौन से ब्रांच के थ्रू कर रहे हो। तो मेन जो यूजर होता है हमारा वो मास्टर ही होता है। तो अभी आप करंटली मास्टर पे अपलोड हैं, मास्टर के थ्रू करेंगे। अगर आप यूजर पे होते कोई और यूजर के ऊपर तो उसका नाम लिख रहे होते, ताकि आइडिया हो जाए ऑनलाइन अपलोडिंग के ऊपर भी कि ये जो वर्किंग है किसके थ्रू अपलोड की गई है, ठीक है। तो अभी मास्टर तो आप देखेंगे मास्टर। जैसे आप फर्स्ट टाइम अपना ओरिजिन सेट करने के बाद पुश करने की कोशिश करेंगे तो ये अब इस दौरान आपसे पूछेगा आपका गिटहब का यूजर नेम का पासवर्ड। लास्ट टाइम हम लोगों को याद होगा कि आपने यूजर नेम सेट किया था और ईमेल सेट किया था, पासवर्ड का हमने कोई जिक्र नहीं किया था वहाँ पे। पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन के दौरान पासवर्ड नहीं पूछा जा रहा होता हमसे, लेकिन जब हम अपनी फाइल को एक रिपोजिटरी के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम हमारे उसी यूजर नेम का पासवर्ड पूछा जाएगा कि वो अकाउंट का पासवर्ड था क्या। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, सिंपल अपने यूजर नेम का जो भी गिटहब यूजर नेम का आपका पासवर्ड है वो आप ऐड कर दें। अच्छा तो गिटहब का पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आप वहां से जो पैनल ओपन हुआ वहां पे पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप जो है ना ओपन इन ब्राउजर करके भी अपने आप को मतलब ऑथेंटिकेट कर सकते हो, और उसके बाद ये विंडो आप क्लोज कर सकते हैं और आप अगेन चलेंगे अपने कमांड की तरफ। तो आपको ये बोल चुका होगा कि भाई हमने आपका तमाम डेटा जो है ना, एनुमरेट ऑब्जेक्ट्स 14 डन, ये तमाम चीजें बता रहा है कि हम ये सारी चीजें जो है ना
अपलोड कर चुके हैं बेसिकली, ठीक है। कहाँ पे अपलोड करिए, कहाँ से अपलोड हुई है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है ये। अब जरा चेक करते हैं गिटहब के ऊपर जाके, यहाँ पे आते और यहाँ पे अपनी इसी डायरेक्टरी को सिर्फ आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है एक दफा। आपके सामने तमाम फाइल जो आपने लोकली बनाई थी वो ऑनलाइन आ गई है, ठीक हो गया। तमाम फाइल आपकी जो है ना लोकल जो थी वो ऑनलाइन हो चुकी है। और एक मिस्टेक यहाँ पे हुई है, वो ये कि जो गेट इग्नोर फाइल मैंने बनाई है ना, उसकी स्पेलिंग गलत है, जिसकी वजह से इसने हमारी लॉग फाइल को हाइड नहीं किया है, ठीक हो गया। एक चीज ये, बाकी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कमेंट भी आ चुके हैं। कमेंट 4 कमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो कमेंट की तमाम हिस्ट्री जो हमने लॉग करके देखी थी वो तमाम चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आपने इनिशियल कमेंट कब लगाया था, फिर चेंजेस डन हुई, फिर आपने इग्नोर फाइल ऐड करी, लॉगिन पेज ऐड किया। अब फॉर सपोज आपने वो वाला स्टेज देखने काम की जिसमें सिर्फ क्या था, इनिशियल कमेंट हुआ था, तो आप इनिशियल कमेंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे ब्राउज फाइल के ऊपर। और अब आपके सामने जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आएगा वो वाला आएगा जिसमें सिर्फ क्या था, एक ऐप फाइल थी और एक थी इंडेक्स फाइल जो कि खाली थी, जो 5 दिन पुराना कमेंट है। यानी कि आपके एक ही फाइल के एक ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट वर्जन नजर आ रहे हैं। कितने वर्जन है टोटल, जितने कमेंट है उतने वर्जन है। जब भी मैंने कहा था कि हर काम के बाद कमेंट लगाते रहिएगा। अभी फिलहाल है 4 कमेंट है बेसिकली। तो आप जैसे यहाँ पे आते हैं और इग्नोर से पहले पहले तक का काम देखते हैं हम, यानी कि इग्नोर का भी देखते हैं, लॉगिन पेज का काम नहीं देखते हम। चाहते हैं लॉगिन पेज वाला काम ना आए, बाकी तमाम काम आ रहे हो। तो ये जो लॉगिन से पहले वाला कमेंट है इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आने के बाद ब्राउज फाइल पे जाएं। और अब जो आपको फाइल्स नजर आएंगी वो लॉगिन से पहले पहले की फाइल नजर आएंगी सारी, ठीक हो गया। तो यानी कि आपका ये एक ही प्रोजेक्ट है लेकिन इसके अलग अलग वेरिएंट, जितने कमेंट उतने वेरिएंट बने हुए ऑनलाइन बने हुए। डाउनलोड करना है इस कोड को, तब सिंपल आप कोड के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एज अ जिप, या फिर आपके सामने कमांड भी है, एक एड्रेस है, इस एड्रेस को कॉपी करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग गिट, जो हमारा टर्मिनल है उसके थ्रू भी कर सकते हो आप। अच्छा, अगेन चलते हैं टर्मिनल की तरफ और यहाँ पे वर्किंग ट्री अपना चेक कर लेते हैं एक दफा स्टेटस करके। हर चीज अप टू डेट है, ठीक है, ये चीज भी सही है। अच्छा, एक चीज ये कि अगर आपने मजीद कोई काम किया है, जैसे कि अभी हम लोगों ने सब काम किया उसको अपलोड भी कर दिया, अब यहाँ पे फॉर सपोज एक और फाइल मैंने बनाई लोकली, एक और फाइल बनाई मैंने, तो गिट सॉरी टच के थ्रू फाइल बनाऊंगा मैं, टच, और उसके बाद हम फाइल बनाते हैं जैसे कि another डॉट html। लेकिन अब ये जो फाइल बनाई इसको मैं लोकली एड भी कराता हूँ, चलो गिट एड ऑल, और कमेंट भी लगा दिया मैंने, गिट कमिट और -m न्यू फाइल एडिट। अगेन वर्किंग ट्री चेक करते हैं इसका, तो वर्किंग ट्री हमारे को क्लीन मिलेगा, ठीक है, नथिंग टू कमेंट मिल रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये चीज आपने लोकली करी है, ऑनलाइन नहीं करी। अगर आप ऑनलाइन जाके रिफ्रेश करोगे तो ये काम आपका ऑनलाइन पे नहीं आया होगा। देखो ऑनलाइन वहीं का वहीं है, ऑनलाइन में अंदर फाइल अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या करना है, अगर नया कोई काम किया उस नए काम को भी दोबारा पब्लिश करना है उसी जगह पे अपने उसी ओरिजिन के ऊपर, तो उसकी आप कमांड नोट कर लें। एक दफा इसको हम क्लियर कर लेते हैं और क्लियर करने के बाद ठीक है, सेम कमांड आपकी गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर, ठीक है, क्योंकि ये काम भी मास्टर नहीं किया है तो एज अ मास्टर के तौर पे आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं तो वो आप अगेन दोबारा इसी कमांड के थ्रू पब्लिश कर सकते हो। अच्छा, जो यूजर ने पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन है वो सिर्फ वन टाइम की है, अगर एक दफा आपने कॉन्फ़िगर कर लिया तो अगेन अगेन नहीं पूछेगा आपसे वो। तो आप देखते हैं जो चेंजेस करी है हम लोगों ने वो चेंजेस डन हुई है नहीं हुई है। कोड पे चलते हैं अपने ऑनलाइन और यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो अब आपके सामने अदर फाइल भी मौजूद है जो कि कमेंट नंबर 5 पे 1 मिनट अगो हुआ इस फाइल को बना हुआ, तो टाइम वगैरह है वो भी सब मेंशन हो के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 5 कमेंट होगा। लेकिन अभी नोट करोगे तमाम जो काम है ये देखो ब्रांचिंग में आप चेक करें, देखो डिफॉल्ट ब्रांच के थ्रू हुआ हुआ, ठीक है। आप ऑल ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो एक ही ब्रांच आ रही है, क्योंकि तमाम काम जो लोकल जो हमने काम किया था वो दो दो लोगों के थ्रू काम किया था, एक मास्टर ने काम किया था और एक काम किया था लोगों ने। लेकिन जो अपलोडिंग हुई है ना वो जिसके थ्रू हुई है उसका नाम आ रहा होगा ऑनलाइन में। लेकिन अब फॉर सपोज आपका एक और यूजर है नया, ठीक है, वो अगर लोकल काम करे तो फिर वो लोकली अपलोड करेगा तो उसका फिर नाम यहाँ पे आ रहा होगा। वो किस तरीके से होगा, अगेन आप जाएं गिट के ऊपर, पहले ब्रांच अपनी चेंज करें, चेकआउट करें इसको दोबारा से,
चेकआउट लॉगिन, तो लॉगिन पे आ जाओ, आगे लॉगिन के ऊपर। अब लॉगिन ने कुछ काम किया यहाँ पे, जैसे हम बनाते हैं साइन अप का पेज, तो टच साइन अप डॉट HTML, एक नया पेज बन गया, सही है। इसको भी ऐड करवाते हैं, गिट ऐड ऑल, और कमेंट लगाते हैं गिट कमिट साइन अप एडिट, ठीक हो गया। लेकिन ये सारा काम किसने किया है? लॉगिन वाले ने किया है, ठीक है। बजाहिर अगर आप कोड पे देखो, अपना VS कोड पे चलते हैं, यहाँ पे साइन अप आ चुका होगा, आ चुका है हमारे पास यहाँ पे साइन अप, लेकिन क्योंकि ये काम मास्टर ने नहीं किया तो मास्टर से ये भी बिलोंग नहीं करता। मास्टर आएगा, ठीक है, इसको मर्ज करवाएगा, फिर जाके अपलोड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑनलाइन अपलोड करने की खुद ही कोशिश करेगा, लोकल तो काम पढ़ लिया इसने, लेकिन ऑनलाइन भी अगर पब्लिश करना चाह रहा है अपने इसी काम को, तो अब ये ओरिजिन में मास्टर नहीं लिखेगा, अब ये ओरिजिन में अपना नाम लिखेगा, जो उसका खुद का नाम है, वो है लॉगिन। यानी कि तमाम कोड को पुश कर दो ऑनलाइन उसी ओरिजिन के ऊपर, लेकिन किसके नाम से? मेरे अपने नाम से, ठीक है। पुश किया आपने, पुश हो गया, ठीक है। अब चलते जरा ऑनलाइन। ऑनलाइन में चेक करें, हालांकि उसको मैसेज मिल गया कि पुश कर चुके अपने काम को, लेकिन ऑनलाइन में उसका काम पुश नहीं हुआ है। पुश हो तो गया वैसे, आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अब हमारे पास है 2 ब्रांचेस। आप ब्रांचेस पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपके सामने काम अलग अलग आ रहा है कि भाई लॉगिन ने जो काम किया वो एक तरफ है, और जो डिफॉल्ट ब्रांच है वो आपकी एक तरफ है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैं बेसिकली चलता हूँ, कहाँ गई मेरी, मेन डायरेक्टरी, यहाँ पे ब्रांच में आएंगे, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप अब जो व्यू कर रहे हो एज मास्टर व्यू करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? मास्टर वाला सारा काम नजर आएगा, यानी कि जो सारी चीजें मास्टर ने अपलोड करी वो सब नजर आएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा देखेंगे लॉगिन ब्रांच, तो अब आपको वो वाला कोड नजर आएगा जिसमें साइन अप का फीचर भी ऐड होगा, यानी कि आपका ये ऑनलाइन होते हुए भी 2 अलग अलग वेरिएंट है इसके। एक वेरिएंट वो जो कि मास्टर ने अपलोड किया, एक वेरिएंट वो जो कि यूजर ने अपलोड किया। आप हो सकता है ये दोनों अलग अलग लोकेशन में बैठे हो, अपलोडिंग सेम जगह पे हो रही है, लेकिन दोनों की अलग अलग फाइल्स बन रही है, मर्ज नहीं हो रहा कोड आपका, अंटिल मास्टर मर्ज नहीं करता। ये मर्ज करने का तरीका मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ, मर्ज कैसे करना है आपने, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरीके से हम गेटअप पे काम कर रहे होते हैं। कंटिन्यू हम कैसे करेंगे कमिंग लेक्चर में, अगर इसमें कोई चीज देखने वाली होगी तो मैं आपको इन फ्यूचर बता दूंगा कि इसमें और कौन से कमांड्स होती हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। फिलहाल हमने लोकल को ऑनलाइन करके देख लिया किस तरीके से काम हो रहा होता है, ठीक है। अगर कोड अपने बेसिकली डाउनलोड करना है किसी और का कोड, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास एक कोड अवेलेबल है, जैसे कि फॉर सपोज एक ऐप पड़ी हुई है मेरे पास, एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, कोड पे आएंगे और ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस को कर लें कॉपी। कॉपी करने के बाद आप अपना कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मेरी लोकेशन है, इसमें मैं एक बनाता हूँ मजीद फोल्डर, न्यू फोल्डर, इसमें एंटर होता हूँ, यहाँ पे हम जो है गिट बैश को ओपन करवाते हैं। गिट बैश ओपन करवाने के बाद हम अपने लोकल फोल्डर में किसी का ऑनलाइन प्रोजेक्ट क्लोन करना चाह रहे हैं, तो आप कमांड ऐड करेंगे गिट क्लोन, और आपको जो भी एड्रेस कॉपी किया था अभी आपने वो कर देंगे पेस्ट। ये कोई भी एड्रेस हो सकता है, ये ऑनलाइन कोई भी एड्रेस हो सकता है, वो तमाम प्रोजेक्ट आपके पास क्लोन हो जाएगा। एंटर किया आपने, क्लोनिंग जारी है और आपके सामने क्लोन हो चुका है, डन। अब जरा चेक करते हैं प्रोजेक्ट पे आके वापस, जो हमारा फोल्डर था ब्लैंक फोल्डर, अब देखो उस न्यू फोल्डर के अंदर फोल्डर आ चुका है और इसके अंदर तमाम चीजें मेरे पास आ चुकी हैं जो कि मैंने ऑनलाइन रखी हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी के भी प्रोजेक्ट को जो गिटहब पे अवेलेबल है क्लोन करके अपने पास डाउनलोड कर सकते हो बड़ी आसानी से। बस ये है कि वो प्रोजेक्ट आपका पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट प्रोजेक्ट को क्लोन नहीं कर सकते, पब्लिक प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हो। तो ये था हमारे पास गिटहब का इंट्रोडक्शन और गिटहब का थोड़ा सा ओवरव्यू, किस तरीके से हम गिटहब में काम कर रहे होते हैं। तो कमिंग क्लास में आके इसके फर्दर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे।